हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए पीटी 365 की डिस्कशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर की डिस्कशन करेंगे और हमें जो टॉपिक डिस्कस करनी है आर्ट एंड कल्चर में टोटल इतनी सारी टॉपिक हैं जो कि अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ पीटी 365 में आई हुई है। बट स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में हम लोग थोड़ी सी देखते हैं क्या क्या आर्ट एंड कल्चर की सिलेबस है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट क्या क्या पोर्शंस है। तो जैसा कि ये है आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर आपको पहले तो ये पता होनी चाहिए, ये इससे प्री में भी क्वेश्चन रहता है एंड मेंस में भी क्वेश्चन रहता है। अभी तक जो देखा गया है पिछले 2013 से 20 तक की डेटा में, तो 9 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद डिक्रीज होकर 3 क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद 5, 7, 3, 4। तो ऑन एन एवरेज यदि हम मान के चले, बिकॉज यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना कोई ईजी चीज़ तो है नहीं, तो बट ऑन एन एवरेज हम लोग ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10-12 मार्क्स की क्वेश्चन बन सकती है प्रीलिम्स में। ये तो बात है। और मेंस में इससे जो है 10 to 15 मार्क्स की क्वेश्चन मेंस में आती है। डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी पूछी है मेंस एग्जामिनेशन में। अब बात रही क्या, आप जो इसकी पढ़ाई जो कर रहे होंगे, तो या तो जो आप पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे हैं, बट यदि अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप उसके लिए सोर्स क्या कर सकते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी है ये, आपको जैसा इसमें प्रेफरेबल लगे थोड़ा आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। देखो, ऑलमोस्ट एवरीवन जो एंशिएंट और मेडिवल की प्रिपरेशन जो है एंशिएंट और मेडिवल ओल्ड एनसीईआरटी से करते हैं, उसकी जो राइटर है एंशिएंट का आर.एस. शर्मा एंड मेडिवल का सतीश चंद्रा, ये दोनों बुक ओल्ड एनसीईआरटी है। और जब आप इसको एंशिएंट मेडिएवल के लिए कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप उसमें से जो है आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी टॉपिक डन हो जाती है। तो इस नॉलेज को आपको इंटीग्रेट करना है, जो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, तो आप इसमें से और ये वाली दोनों नॉलेज को इंटीग्रेट करके कुछ अच्छी सी थोड़ी सी नोट्स बना ले। और एक दो बुक है जो वन लाइनर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ से बाद में आप एक रिवीजन के तौर पे एक लूसेंट बुक आती है और एक प्रीलिम्स से स्पेसिफिक बुक है, वो TMH पब्लिकेशंस की है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, वो मेरे पास बुक है एग्जैक्ट। वो बुक काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसमें देखा, तो आप वहाँ से भी उसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आर्ट एंड कल्चर की जो सिलेबस है, तो इसको 7 पिलर में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, और 7 पिलर के अकॉर्डिंग ही हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। और हमारा पीटी 365 भी कुछ इसी तरीके से उन्होंने टॉपिक बना के दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का है। सबसे फर्स्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मेजर पोर्शन कवर करता है। देन आफ्टर रिलीजियन एंड फिलॉसफी है, उसके बाद क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और लास्ट में पेंटिंग्स है, और पेंटिंग के बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, मेडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में टोटल कितनी पोर्शंस थी हमारे पास, तो एंशिएंट स्टार्ट होती है IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट देखा गया आर्किटेक्चर में, वैदिक पीरियड में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं था। फिर हमें ये देखने को मिला मौर्यन पीरियड में, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड, उसके बाद गुप्ता एज, और उसके बाद जो एंटायर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर मीन्स साउथ इंडियन में जो कुछ डायनेस्टी हुए, चालुक्य, पांड्या, फिर उसके बाद इम्पीरियल चोला, इन्होंने मेजर उसका योगदान रहा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर डेवलपमेंट में। तो हम इन सभी को इसमें पढ़ते हैं। मेडिएवल में जो है क्या, हम उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि मेडिएवल हिस्ट्री भी जब पढ़ते हैं तो एक तो मेजर पोर्शन हो जाता है दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद हो जाती है मुग़ल पीरियड। तो इस दिल्ली सल्तनत के अंदर में भी हम अपनी स्टडी को 2 पार्ट में कर लेते हैं। एक तो इम्पेरियल मतलब उस समय के जो रूलर्स रहे और उन्होंने जो है क्या जिसको पेट्रोनाइज किया। तो दिल्ली सल्तनत का रूलर को याद रखने के लिए जब हम लोग पढ़ भी रहे थे 1 पेज नोट्स में, आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई थिंक वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो मुझे लगता है जिसने कि मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मैं कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली मुझे कभी ऐसी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको आके पढ़ाऊँ, बट वो लगा कि इतनी अच्छी नॉलेज बनी है तो उसे शेयर किया जाए। मैंने 1 पेज में ही पूरी की पूरी मोस्ट ऑफ थिंग्स को मेडिएवल वाले में कवर करने की कोशिश की थी। तो उसमें से जो रूलर थे दिल्ली सल्तनत की, उसके लिए क्या था, सबसे पहले कौन थे, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी।
इनके पीरियड में जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुई वो हम पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जब सोचो कि गुलाम डायनेस्टी होगी तो उसके साथ कहीं ना कहीं तो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ डायनेस्टी बिलोंग कर रही थी, तो उसने भी योगदान दिया। उसमें से जौनपुर आता है, मालवा आता है, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर मुगल पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आर्किटेक्चर में, जैसे रेड फोर्ट आप देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, ये सभी मुगल पीरियड्स में डेवलपमेंट रहा। और लास्टली आके मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न को हम लोग भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इंडो गौदिक कहलाता है। इंडो गौदिक मतलब क्या, कि जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आया और हमारे यहाँ पे उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया, तो ये कहानी 1600 ऑनवर्ड होती है। तो उसने कुछ कुछ स्टार्टिंग में फोर्ट बनाना स्टार्ट किया था। तो उस आर्किटेक्चर में इंडियन प्लस जो है यूरोपियन आर्किटेक्चर मिक्स थी, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं इंडो गौदिक स्टाइल। और उसके बाद 1911 में जब ये डिसाइड हुआ कि कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली लानी है, और दिल्ली में जब दिल्ली दरबार हुआ तो दो इंजीनियर को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको न्यू दिल्ली को इस्टेब्लिश करनी है और यहाँ पे कैपिटल के लिए लगभग चीज़ें को आपको इस्टेब्लिश करनी है, जैसे कि पार्लियामेंट बना। आज जो आप दिल्ली में कनॉट प्लेस देखते हैं, ये सब इस दौरान बना गया, जिसे न्यू रोमन में हम लोग पढ़ते हैं। ये 1911 ऑनवर्ड था। दो इंजीनियर जिसका नाम था एडविन लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर, इन दोनों इंजीनियर ने न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया, ऑल द डिजाइनिंग्स एंड एवरीथिंग। आज भी हम लोग मतलब ऐसी एक दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देते हैं, आई लिव्ड इन लुटियंस दिल्ली। मीन्स क्या, लुटियंस ने इसे डिज़ाइन करके सब कुछ बनाया था। तो ये हमारी सिलेबस थी। और एंड अब चलते हैं क्या, थोड़ी सी ये देख लेते हैं बस 1 मिनट और, कि आर्ट क्या होता है ना। आर्ट और आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन। तो आर्ट मतलब क्या होता है, अ एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स through which they elaborate their talent, innovation, something which evokes pleasurable response in the society। मतलब आपकी एक ऐसी आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो आपके अपने टैलेंट के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, जो सोसाइटी में उसको लोग रिकॉग्नाइज करें और उससे लोग खुश हो, दैट इज़ नोन एज आर्ट। एंड कल्चर क्या होता है, culture is an umbrella term which encompasses social behavior and norms found in human society, as well as their knowledge, belief, art, laws, customs, capability and habits of the individual in the group। कि आप जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें, आपकी इवेंट जो है ना, डेवलपमेंट उस बेसिस पे होती है। दैट इज़ नोन एज कल्चर। एक एस्पिरेंट्स को क्यों पढ़ाया जाता है कल्चर, यूपीएससी ने सिलेबस में क्यों रखा होगा कल्चर, बिकॉज जब आप कल्चर को जानते हैं तो इट हेल्प अस टू कनेक्ट विद द पीपल, अंडरस्टूड देयर लाइवलीहुड, डेली प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। आप उससे आप अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, आप उसकी लाइवलीहुड आप उसे समझते हैं कि इस जगह की कल्चर ये है तो यहाँ की ये लाइवलीहुड होगी, यहाँ की डेली प्रॉब्लम्स क्या होगी, उस चीज़ को आप समझते हैं। जब आप कल्चर पढ़ते हैं तो इट हेल्प अस हाउ टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्लान इन डिफरेंट एरिया विथ डिफरेंट पीपल। अब मान लो कि जो एक गुजरात का प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम राजस्थान का नहीं होगा, बिकॉज राजस्थान मेजरली एरिया बिलोंग्स करता है डेजर्ट एरिया, तो स्पेसिफिक होगा। मान लो कोई मालवा रीजन है तो मालवा रीजन में पानी की प्रॉब्लम्स होगी, बिहार का रीजन है तो वहाँ पे फ्लड का सिचुएशंस होगा। मीन्स हर जगह की कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आप तभी जानेंगे जब वहाँ के आप कल्चर को स्पेसिफिकली जानेंगे, टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड होलिस्टिकली। आप पूरी दुनिया को होलिस्टिकली समझ सकते हैं जब आपके पास कल्चर की नॉलेज है। एक बहुत फेमस जोग्राफर हुई जिसका नाम था एलन चर्चिल सैम्पल। इन्होंने बताया क्या, आप देखो कि कैसे ज्योग्राफी डिफाइंस करती है एवरीथिंग को। तो एलन चर्चिल सैम्पल जब रिलीजन को स्टडी कर रही थी तो उसने क्या बताया कि देखो दुनिया में जो भी रिलीजन जहाँ इवॉल्व हुई है एज पर देयर जोग्राफिकल कंडीशंस। जैसे एग्जांपल मान लो कि आपको ये पता होगा जो क्रिश्चियन पीपल हैं, क्रिश्चियन पीपल अपने गॉड को वाइन जो है क्या सर्व करते हैं। क्यों? मेजरली क्रिश्चियन जो रिलीजन को मानते हैं लोग, वो मेजरली रिसाइड्स करते हैं कोल्ड कंट्री लाइक यूएसए, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में। और इस जगह में इतनी हार्श क्लाइमेट होती है, सालों भर इतनी ठंड पड़ती है, पीपल को सर्वाइव करने के लिए वहाँ वाइन लेना पड़ेगा। तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो गॉड को सर्व करते हैं।
विथ रिस्पेक्ट टू यदि हम ले लें इस्लाम धर्म को ले लें, इस्लाम धर्म की ओरिजिन कहाँ हुई? इस्लाम धर्म की ओरिजिन जैसा कि एलन चर्चिल सैंपल बताती है वो सऊदी अरेबिया में हुई। और जब आप सऊदी अरेबिया के रीजन को आप देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के रीजन एक कंप्लीट डेजर्ट वाली एरिया है जहाँ पे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिलेगी। तो वो लोग मेजरली हंटिंग करके मतलब तब जाके अपनी वो जो है अपनी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। तो ऐसा जो इस्लाम धर्म में ऐसी कोई फेस्टिवल नहीं है जो कि बिना नॉन वेज का हो। तो बिकॉज वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, देयर ज्योग्राफी। एंड हिंदुज़म के लिए क्या बताया कि हिंदुज़म इंडिया जो लैंड है, इंडिया इतनी फर्टाइल लैंड है यहाँ पे कि आप मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि आप एक मुट्ठी में हाथ में राइस लो, ऐसे फेंक दो और 3 महीने के बाद आप हार्वेस्ट कर लोगे तो आप खा लोगे। तो दैट्स वाई हम अपने गॉड को क्या सर्व करते हैं? जितनी भी एग्रेडियंट चीज़ होती है, मिठाई होती है, स्वीट्स होती है, मिल्क प्रोडक्ट होती है, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू द their geography and their culture derived from their geography. So इन नोट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें से हमें पढ़नी है स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के अंदर में, तो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको थोड़ी सी ये देखना होगा मेजरली इंडिया, ये कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया है। तो जो मेजरली टेम्पल डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो टेम्पल डेवलपमेंट स्टार्ट में नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशन फॉलो किया गया टेम्पल डेवलपमेंट को, उसे कहते हैं हम लोग नगड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड जो साउथ इंडिया में डेवलपमेंट हुआ उसे हम लोग द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो मिड इंडिया में मेजरली कर्नाटका रीजन में हुआ उसे वैसरा स्टाइल एंड होयसला स्टाइल भी जो है क्या मिड इंडिया में कर्नाटका रीजन में डेवलप हुआ। ये मोटा मोटी नॉलेज हमें रखनी है जिसके बेसिस पे हम लोग आगे की स्टडी जारी रखेंगे। उड़ीसा स्टाइल यही जो नॉर्थ इंडिया मतलब द्रविड़ स्टाइल है उसी का आपको हो क्या 90% तो सेम जो द्रविड़ स्टाइल, सॉरी आई टोल्ड द्रविड़ नॉट, मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या था नगड़ा स्टाइल, तो 90% सिमिलरिटी नगड़ा स्टाइल की है। कुछ थोड़ी सी क्या किया उड़ीसा स्कूल ने अपने आप को थोड़ी सी चेंजेस लाया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, जो एक्सटीरियर वाल था, जैसे मान लो ये टेम्पल का जो बाहर की जो एक्सटीरियर वाल है आर लेविसली एंड हाईली डेकोरेटेड, उसको काफ़ी डेकोरेट किया, कार्व किया, उसमें अच्छे से उसको डेकोरेटिव बनाया। इंटीरियर वाल को विथ रिस्पेक्ट टू क्या रखा, काफ़ी प्लेन रखा, इंटीरियर वाल केप्ट प्लेन। और जो शिखरा था इस उड़ीसा स्कूल ऑफ स्टाइल में, जो शिखर होते हैं जो टेम्पल के सबसे ऊपर जो सरमाउंटेड रहती है, इसको उन्होंने देउल कहा। और मंडप को उन्होंने जगमोहन कहा। मंडप क्या होती है, जहाँ पे कि आप क्या करते हैं, ये टेम्पल का मान लो गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर वाले रीजन को मंडपा कहते हैं, दैट इज़ नोन एज जगमोहन। ये बेसिक चीज़ हमें इसमें ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं इसमें क्या न्यूज़ में क्या था कि टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा रिप्रेजेंटिंग कलिंगा आर्किटेक्चर वेयर रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू वेरियस इंसिडेंट के कारण ये न्यूज़ में रहा। तो क्या था वो न्यूज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया, क्या अपोज किया कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था, ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग लिंगराजा टेम्पल एंड इट्स एसोसिएटेड टेम्पल अंडर अ स्पेशल लॉ। उड़ीसा गवर्नमेंट चाह रहा था कि हम लिंगराजा टेम्पल को क्या करें कि हम स्पेशल लॉ में रखें। सेंटर ने इस पे ऑब्जेक्ट कर दिया। क्यों किया ऑब्जेक्ट? सेंटर बोला क्या, आपकी जो ये ऑर्डिनेंस है ये वायलेट कर रही है AMASR एक्ट को। क्या था ये AMASR एक्ट? द एंशियंट मॉन्यूमेंट इन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कहता है क्या, इट वॉज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक्चुअली दिस टेम्पल जो कह रहा है क्या, ये आमसर एक्ट के थ्रू आता है। तो जब ये सेंटर के अंदर में आता है तो स्टेट आप तो कानून बना नहीं सकते हैं। और जो एक दो मेजरली जब आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ दिन पहले इस पे जो आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया था। इंडियन एक्सप्रेस का जो है क्या एक्सप्लेन पेज होती है, एक्सप्लेन पेज में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दिया क्या था। आपको उतनी डिटेल में प्रीलिम्स के लिए नहीं जाननी है, ओनली आपको ये समझनी है। ऑब्जेक्टेड था, और ऑब्जेक्टेड भी ये तो न्यूज़ में एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हाँ इससे रिलेटेड टेम्पल में पूछेगा। बट एक दो पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से किया,
बोला कि देखो कि आपने जो ऑर्डिनेंस में ये प्रोविज़न लाया है कि आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, टेम्पल के प्रीमाइसेस के अंदर में शॉप खोलने की भी वो थी, प्रोविज़न थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, आप शॉप नहीं खोल सकते हैं, ये अगेंस्ट द रूल होगा। सिंपली मतलब ये समझो कि सेंटर इसमें ऑब्जेक्ट करना चाह रहा था। आप बस इतनी सी चीज़ डालेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज्ड उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग लिंग राजा टेम्पल, गूगल पे जाके तो आपको इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे लेके चले जाएगा। यदि टाइम मिले तो आप उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या, ऑब्जेक्शन वेयर रेज्ड अगेंस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया था, उन्होंने कहा क्या, हम क्या चाहते हैं, ब्यूटीफाई करना चाहते हैं जगन्नाथ टेम्पल को, उसकी चारों बगल प्रीमाइसेस को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, कुछ न्यू शॉप्स खुलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये था जिसपे इसने गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि आप ये नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि ये जो लिंग राजा टेम्पल था, ये लिंग राजा टेम्पल किसको डेडिकेटेड था, तो दिस वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। एंड लॉर्ड जगन्नाथ, और उस प्रीमाइसेस में जो पिक्चर्स लगी हुई है वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ में एक तो लॉर्ड विष्णु की लगी हुई है, लॉर्ड बलभद्र की लगी हुई है, एंड सम टेक्स्ट टेलिंग अबाउट कि बलभद्र के जो एल्डर ब्रदर्स थे ना, उसकी पिक्चर है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, बट आइदर बलभद्र है या फिर उनके एल्डर ब्रदर्स हैं, और एक है सुभद्रा। इन तीन की पिक्चर लगी होती है, और हर 12 साल पे इसकी पिक्चर जो बनी होती है ना, वो लकड़ी से बनी होती है। और ख़ास करके कौन सी लकड़ी, तो नीम की लकड़ी से बनी हुई इसकी भगवान की जो मूर्तियाँ बनी रहती है, और हर 12 साल में ये चेंज होता है। और जब चेंज होता है उस फेस्टिवल को कहते हैं कालेवर फेस्टिवल। सॉरी इफ़ मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया। नव कालेवर फेस्टिवल के दौरान ये चीज़ चेंज होता है। बिल्ट बाय अनंता वर्मन के द्वारा बनाया गया था, इन 12th डायनेस्टी में बनाया गया था। और क्या इसमें याद रखनी है, ये टेम्पल लिंग राजा है। लिंग जब भी वर्ड आए, दैट वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। और इसके बारे में जैसे कहा जाता है, ये स्वयं बाहु है, मतलब यहाँ की जो शिवलिंग है वो सेल्फ ओरिजिनेट हुई है, उसे किसी ने ओरिजिनेट नहीं किया था, किसी ने इस्टेब्लिश नहीं किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। बिल्ट बाय स्वयं वासी डायनेस्टी के द्वारा इसे बिल्ड किया गया था, एंड कंप्लीटेड बाय किंग लाल तेंदु केसरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कहता है क्या, इसमें जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में दिया जाता है, कंस्ट्रक्टेड इन कलिंगा आर्किटेक्चर। एक्चुअली आपको पता है उड़ीसा में ही प्लेस है कलिंगा, ये यहाँ पे मैप है। और कलिंगा इसलिए भी फेमस है, आपको पता है क्या, अशोका का जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार उन्होंने फाइट किया था, कलिंगा वार, जिसके बाद उसने अशोका चंड अशोका से धम्म अशोका में कन्वर्ट हुआ था। तो ये कलिंगा रीजन उड़ीसा में पड़ता है, तो उसी की वजह से इस यहाँ की आर्किटेक्चर को हम स्पेशल नेम ही दे देते हैं, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो मेन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन कलिंगा आर्किटेक्चर। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखो मतलब हमारे एंशिएंट इंडिया की टेम्पल में इतनी गजब गजब मतलब क्या कि वो आर्कियोलॉजिकल वंडर है एक तरह से। ये टेम्पल में सोचो कि पूरी होल डे में जो है ना, कोई शैडो बनती ही नहीं है। क्या आश्चर्य है बात कि नो शैडो ऑफ द मेन टेम्पल्स फॉल ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी समय में आपकी शैडो नहीं बनेगी। आइडल्स ऑफ होली ट्रिनिटी, अभी जो हमने बात किया यहाँ पे 3 ट्रिनिटी की और आइडल्स होती है, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ हैं, देवी सुभद्रा है, एंड एल्डर ब्रदर्स ऑफ बलभद्रा। जैसे कि अभी हमने बात किया, सम वेयर रिटन अबाउट बलभद्र एंड सम वेयर रिटन अबाउट एल्डर ब्रदर्स ऑफ बलभद्र। ये बनी होती है वुड की, वुड में भी खास करके नीम की बनी होती है। कार्विंग ऑन द टेम्पल्स एंड प्रीडोमिनेंटली ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, तो और जो टेम्पल में जो कार्व आउट किया जाता है, इस तरीके से जो कार्विंग होती है, वहाँ पे गॉड और गॉडेस की पिक्चर्स बनी रहती है। और आपको क्या इसमें ध्यान में याद रखनी है कि आर्किटेक्चर टाइप तो हमने ये देख लिया, और ये जो डिवाइडेड 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडपा एंड नाट्यशाला। गर्भगृह जो कि मेन प्लेस ही होता है जहाँ पे कि देवी देवता को रखा जाता है। यज्ञशाला मतलब हॉल फॉर प्रेयर्स को कहते हैं यज्ञशाला। एंड भोग मंडपा में क्या होता है, हॉल ऑफ ऑफरिंग। भोग जब भी मतलब भोग मतलब क्या, भोग लगाना, कुछ खाना, दैट मीन्स हॉल ऑफ ऑफरिंग, जब वहाँ पे आप क्या करते हैं, गॉड को ऑफर करते हैं, उसके बाद सभी प्रसादम लेते हैं। और नाट्यशाला में डांस होती थी, पहले के टेम्पल में डांस भी होता था। नेक्स्ट इसमें क्या है कि अदर की फीचर्स क्या था कि यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जो कि काफ़ी फेमस इवेंट्स होती है।
also called chariot festival is celebrated here. Temple is also called Yamanika Tirtha. At the entrance stand Aruna Stambha or sun pillar which were originally at the sun temple of इन कोणार्क में था, वो यहाँ पे है अरुणा स्तंभ और सन पिलर। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और। तो इसे कहते हैं, ये जैसे कि अभी हमने बात ही किया था कि नगड़ा स्टाइल का सब स्टाइल है, मतलब 90% चीज़ मिलेगी नगड़ा स्टाइल से और सम पॉइंट्स जो है डिफरेंशिएट होगा 10% जो कि एक्स्ट्रा इस रीजन में प्रेडोमिनेंट था, तो इसलिए बोलते हैं सब क्लास ऑफ नगड़ा कैटेगरी। अच्छा, एक चीज़ और, यदि आपको नगड़ा और द्रविड़ा स्कूल में थोड़ी सी, अभी मैं उस पर हालांकि डिस्कस कर देता हूँ 2-4 पॉइंट, बट यदि आपको इसे आप इसे बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी इजी चीज़ है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस 2 मिनट के बाद मैं उसे थोड़ी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कलिंगा आर्किटेक्चर है यहाँ पे मेजरली सैंड स्टोन से बनाया गया है। और देखो हम लोग अभी जब पूरी अभी इंडिया की इसमें से लगभग इस आर्किटेक्चर कवर होगी, तो आप एक चीज़ ऐसे भी कॉमनली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगी तो आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिकली लगाना है कि होल ऑफ द इंडिया जो है ना, कि इस रीजन में देखो ये इंडिया की मैप है, यदि कोई आर्किटेक्चर इस रीजन में बना है तो आप देखिएगा मेजरली जो है, आंख बंद करके भी आप बोलिएगा तो यहाँ पे सैंड स्टोन जनरली यूज होता था। इस एरिया में कुछ भी टेम्पल बनेगा तो वहाँ पे जनरली जो है ग्रेनाइट की यूज होती थी। क्यों ग्रेनाइट होगा? बिकॉज जिस एरिया में जो चीज़ मिलेगा उसी से ना बनाएगा इंसान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन लावा प्लेट्यू था, यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रेनाइट की भरमार है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ के आर्किटेक्चर में, और उसकी कलर कैसी होगी तो इसकी कलर आप देखने को मिलेगा ब्लैक, मोस्टली ब्लैक कलर देखने को मिलेगा टेम्पल की आर्किटेक्चर में। जो सैंड स्टोन से बना रहेगा उसकी कलर आई थिंक ब्राउन कलर की होगी वो। और जो इस जगह पे कुछ आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे तो इस जगह के एरिया में आपको पता है लाइम स्टोन वाला रीजन है। दैट्स वाई ना हिमालय में क्या होते रहते हैं, भूस्खलन होती है, लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड क्यों हो रही है? जब भी लाइम स्टोन CaCO3 में पानी मिलेगी तो ये घुलेगा, घुलने के बाद क्या होगा कि माउंटेन में, बड़ी बड़ी माउंटेन जो है लैंडस्लाइड होगी। तो इतनी ध्यान, जिस जगह की जैसी ज्योग्राफी होगी आर्किटेक्चर में भी उस तरह का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस रीजन में है तो यहाँ पे सैंड स्टोन मिलती है, तो इस टेम्पल आर्किटेक्चर में भी आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, सैंड स्टोन देखने को मिलेगा। और ये रीजन ज्योग्राफी में है, इसके आसपास की रिवर देख लेनी है। यूनिक फीचर्स इसमें क्या था? टाइप्स ऑफ टेम्पल, रेखा दियोड़ा, पीधा दियोड़ा एंड खाकड़ा दियोला, ये इस टेम्पल की फीचर्स है। रेख दियोला एंड पीढ़ा दियोड़ा एसोसिएटेड विद द विष्णु, सूर्य एंड शिवा टेम्पल में ये आपको मिलेगा। खड़का दियोला एसोसिएटेड विद द चामुंडा एंड दुर्गा टेम्पल। पार्ट्स जो हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके का यहाँ पे रेखा दियोला, गर्भगृह का के ऊपर की पार्ट को, ये इस रीजन को हम लोग कहते हैं रेखा दियोला। एंड पीधा दियोला कमोडिटीज़ हॉल है, और ये जो लास्ट में इसके बाद है जिस दैट इज़ नोन एज खड़का दियोला। पार्ट्स, टेम्पल मेड इन 2 पार्ट्स में बनाया जाता था। अ टावर को ये लोग क्या कहते हैं? देउल, हिंदी में इसे देउल कहते हैं और इंग्लिश में देउला, मीन्स आप देउल भी बोल सकते हैं। एंड अ हॉल इज कॉल्ड जगमोहन। कार्विंग वॉल ऑफ बोथ देउल एंड जगमोहन वेयर स्कल्प्टेड, मतलब आप वाल में यहाँ पे स्कल्प्टेड मतलब क्या, मूर्ति बनाई जाती थी। एंड यहाँ की जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं वो जैसे कि सन टेम्पल एट कोणार्क है, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी है, लिंग राजा टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड लक्ष्मणेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर, दैट इज ऑल्सो। एंड क्या और इससे रिलेटेड न्यूज क्या था कि एक असुरगढ़ है उड़ीसा, जो कि अब उसे डेजिग्नेटेड किया उड़ीसाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट, 9th सेंचुरी BC की बिलोंग कर रही है असुरगढ़। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड आउट किया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ असुरगढ़ सेटलमेंट। ये इसकी खोज के बाद असुरगढ़ ascertained to be the oldest among the major fortified settlement in the state, उड़ीसा स्टेट की सबसे पुराना अब ये हो गई। हम लोग कैसे इसको पता करते हैं कि कौन सी शहर कितनी पुरानी है? दैट इज़ अ मेथड्स नेम एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो कार्बन टेक्निक के मेथड से हम इसे पता करते हैं। अदर अर्ली हिस्टोरिक साइट्स इन उड़ीसा है, कुछ इसकी नाम है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
होयसाला टेम्पल, और होयसाला टेम्पल कहने का मतलब है, और इसको दूसरी नाम से ये भी बोलते हैं होयसाला स्टाइल ऑफ टेम्पल, जो कि बिलोंग्स करती है 10 to 14 सेंचुरी में। न्यूज़ में क्यों था कि होयसाला टेम्पल्स की जो 3 टेम्पल को सेलेक्टेड किया गया इन कर्नाटका में, जो है ये होयसाला रीजन, अब अभी हमने बात किया था ना कि ये वाली मैप में इंडिया की मैप है, दिस वन नॉर्थ इंडिया बिलोंग टू नगड़ा स्टाइल, साउथ इंडिया बिलोंग टू द्रविड़ा स्टाइल, और कर्नाटका रीजन में जो है इस जगह पे वैसाला देखने को मिला गया और होयसाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ध्यान में रखनी इस रीजन में वैसाला एंड होयसाला। तो होयसाला टेम्पल के बारे में भी बात हो रही है। तो होयसाला के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 टेम्पल को सेलेक्टेड किया गया है, द होयसाला टेम्पल्स ऑफ चिन्ना केशव एट वेल्लूड, होयसलेश्वर एट हेलबिड एंड केशवा at Somanthapura in Karnataka are India's official nomination for the World Heritage List for the year 2022 to 23 के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए इस 3 टेम्पल को। जो चिन्ना केशव टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, एंड होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड केशव आपको पता है केशव always in the Bhagavad Gita also told about Keshav means Sri Krishna. So this temple is belong to Krishna. Hoysala temple school of architecture developed toward 10 to 14 century में by Hoysala ruler. इस होयसाला रूलर की कैपिटल बेल्लूर हुआ करती थी, बाद में इसने मूव करके हेलबेडू में कन्वर्ट उसने चेंज कर दिया। उसके बाद और क्या है इसके बारे में, होयसाला टेम्पल के बारे में, सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ दी होयसाला, होयसाला की सेक्रेड एम्ब्लेम एक पिक्चर है, आप गूगल करके आप देख लीजिएगा। इफ़ पॉसिबल आई विल पोस्ट इट हियर आफ्टर दिस वीडियो कंप्लीटेड। तो सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ होयसाला हैव बीन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014 में। यूनेस्को की एक लिस्ट है जिस लिस्ट में इस सेक्रेड एम्ब्लेम ऑफ होयसाला रूलर को डाला गया है। They are protected monuments of the Archaeological Survey of India, and obvious सी बात है ऑलमोस्ट जो भी एंशियंट वाली थोड़ी सी अच्छी आर्किटेक्चर है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इतनी बात तो हमें समझ में रखना है इस चीज़ को। होयसाला आर्किटेक्चर ये मेड अप है सॉफ्ट स्टोन से बनी हुई है। आर्किटेक्चर स्टाइल इसकी क्या है, वैसारा है, हमने बात किया था मेड इंडिया में कैसी होती है, वैसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। टाइम पीरियड 10 to 14 सेंचुरी, ये भी हमने देख लिया। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में प्लेस लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम जब किसी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसे नॉमिनेशन मिल जाती है, पहले तो उसकी जो है प्रिजर्वेशन पे और अधिक फोकस्ड होती है, उस चीज़ का फिर जो है क्या वर्ल्ड उस जगह यदि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हो गया, उस जगह टूरिज़्म काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, प्रोटेक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो वो टेम्पल अधिक हम उससे रिवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं और सर्वाइव भी अच्छे समय तक रहेगी। मेंटेन्ड बाय ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट होती है, दिस इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इन 1994 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लॉन्च्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजी, कहता है 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लॉन्च किया ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव बैलेंस एंड क्रेडिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज पर 1972 कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अकॉर्डिंग टू दिस देर आर 3 टाइप्स ऑफ साइट। इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ साइट बोला कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आप देखते होंगे कोई कल्चरल साइट्स है तो उसे भी हम लोग लिस्ट में रखते हैं, कई सारे आपने देखे होगा नेचुरल प्लेस है, कई इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट साइट्स है उसे भी हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखते हैं, और जो है क्या कल्चरल नेचुरल और प्लस मिक्स ऐसा जगह जहाँ पे कल्चरल भी इंपॉर्टेंस और नेचुरल भी है तो हम उसे भी इसमें रखते हैं। एंड नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस स्लाइड। हाँ, एक चीज़ और ये देख लेते हैं क्या, ये तीनों जो टेम्पल जिसके लिए कि नॉमिनेशन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में थोड़ी सी क्या थी, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तीनों को नॉमिनेट किया है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चिन्ना केशव टेम्पल के बारे में सबसे पहले तो इसके बारे में, और होयसलेश्वर टेम्पल एंड केशवा टेम्पल ये डेडिकेटेड है, हमने पहले ही बात किया लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड शिवा को एंड लॉर्ड कृष्णा को ये डेडिकेटेड है। बिल्ट एंड कमीशनड बाय, किसने इसे बनाया, तो किंग विष्णुवर्धन ने इसे बनाया 1117 में। किंग
इस टेम्पल को भी सेम किंग विष्णुवर्धना ने बनाया एंड इसे नरसिम्हा थर्ड ने बनाया। रूलर का नाम नहीं याद रखना है, बस देख लेना। रूलर के नाम कभी भी एग्जाम में नहीं पूछती कि किस रूलर ने बनाया, मे भी पूछती होगी, मैंने एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोला। आर्किटेक्चरल डिटेल्स क्या कहता है, क्या एक्सटीरियर स्कल्पचर इस टेम्पल के बारे में, चेन्ना केशवा टेम्पल के बारे में, एक्सटीरियर स्कल्पचर डिपिक्ट्स सीन फ्रॉम डेली लाइफ। बहुत सारे टेम्पल, साउथ इंडिया टेम्पल में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो एक्सटीरियर वाल है ना, जो आदमी डेली की एक्टिविटी होती थी उसे डिपिक्ट किया गया। बहुत सारे टेम्पल में आपको साउथ इंडियन टेम्पल में मिलेगा। तो क्या कहता है, क्या एक्सटीरियर स्कल्पचर डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ, म्यूजिक, डांस, नरेट्स सीन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ विष्णु। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ये ध्यान में रखना है कि रामायण और महाभारत की जो एपिक है उस चीज़ को भी वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड इमेज फ्रॉम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो है वो भी उसके एक्सटीरियर वाल पे डिपिक्ट है। आप सोच लिए ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, बट स्टिल इसमें जो है इमेज जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को भी उसमें प्लेस जगह मिला है। दैट मीन्स कल्चरल बहुत सारी उस समय होमोजिनिटी थी, लोग एक किसी दूसरे कल्चर को उतनी उससे प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। इमेजेस फ्रॉम जैनिज्म और बुद्धिज़्म भी था उसमें। गर्भगृह हाउसेस ऑफ इंश्राइंड इमेज ऑफ कृष्णा, और गर्भगृह में जो है क्या कृष्ण जी का इमेज है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि किस रिवर के लोग, पिछले कई साल में आप ये क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कौन सी रिवर के अलोंग में ये कोई इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो वो ध्यान में रखनी है। ये जो है यगाची रिवर इन वेल्लूर के बैंक के साइड में है। ये जो है आपको ओरिजिनली हेल्वेडू वाज कॉल्ड, और बाद में से द्वार समुद्रम जिसको कहते हैं, वाज रेफर्स टू लार्ज वाटर रिजर्वायर था। तो इस जगह पे ये टेम्पल थी आपको होयसलेश्वर टेम्पल। एंड नेक्स्ट वन जो था ये आपको केशवा टेम्पल, दैट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। इंपॉर्टेंट है रिवर के नाम को याद रखना। अदर चीज़ क्या, तो यहाँ पे रथोत्सव होता है, और वन ऑफ द अमेजिंग फीचर आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब इसकी उत्सव स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, यहाँ पे कोई मौलवी आते हैं, वो पहले कुरान रिसाइट करते हैं, देन आफ्टर रथ उत्सव होता है। तो कितनी अच्छी कल्चरल सिमिलैरिटी नहीं कहेंगे, कल्चरल होमोजिनिटी कहेंगे, जहाँ पे क्या एक कल्चर दूसरे कल्चर की सम्मान कर रहे हैं और दोनों साथ में मिलके सर्वाइव कर रहे हैं। और ये वाली जो चीज़ थी जस्ट इस चीज़ के जस्ट अपोजिट रहा कि एट द टाइम ऑफ जब यहाँ पे हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत के रूलर थे या मुस्लिम इन्वेजन जब उस समय था, तो उसने क्या किया, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे देखिए कल्चरल होमोजिनिटी देखने को मिलता है, और यहाँ पे जस्ट उसकी अपोजिट देखने को मिलती है। होयसाला डायनेस्टी के बारे में, ये डेवलप्ड हुआ 10 to 14 सेंचुरी में। इसके प्रोमिनेंट रूलर थे विष्णुवर्धन, वीर वल्लभा एंड नरसिम्हा थर्ड। ये 3 रूलर थे। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि विष्णुवर्धन के बारे में थोड़ा सा, ये फॉलो जैनिज़्म करते थे, फॉलो जैनिज़्म, एंड आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजाचार्य देन कन्वर्टेड इनटू वैष्णवाइट। फिर ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजाचार्य। एंड इसकी जो कैपिटल थी, बात किया हमने, वेल्लूर था, एंड लेटर मूव टू द्वार समुद्रा, जो कि आज हम हेल्वेडू भी कहते हैं इसे। कल्चर यहाँ की एग्रेरियन इकोनॉमी थी। कल्चर मेजरली टैक्स जो था मेजरली कलेक्ट किया जाता था इरिगेशन से, और इरिगेशन सिस्टम में इंक्लूड होता था टैंक, रिजर्वायर, कैनाल, इससे जो भी इरिगेशन होती थी उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और इस समय कन्नड़ा और संस्कृत लिटरेचर डेवलप्ड हुआ। लैंग्वेज कन्नड़ा एंड संस्कृत लैंग्वेज एक्सटेंसिवली यहाँ पे डेवलप्ड उस समय थी। एडमिनिस्ट्रेशन में वुमेन को इम्पोर्टेंस दिया गया। दैट इज़, जब कभी भी इस तरह की कुछ रेयर चीज़ मिले तो आपको उस पर अधिक फोकस करनी है। आप समझ सकते हैं वुमेन को इस पीरियड में वुमेन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। 10 to 14 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बट इस पीरियड इसके रूलर में, होयसाला रूलर में क्या था, वुमेन को इम्पोर्टेंस मिल रहा था। दैट मीन्स समथिंग गुड। और एग्ज़ाम में ऐसी पॉइंट को ही आपको ध्यान में रखने एग्ज़ाम के लिए। और कहते हैं कि सीनियर मिनिस्टर को यहाँ पे जो है पंच प्रधान कहा जाता था। पंच प्रधान आपको सुनने को मिला होगा जब आप मराठा किंगडम पढ़े होंगे, तो पंच प्रधान। तो यहाँ पे भी सीनियर मिनिस्टर को क्या कहते हैं, पंच प्रधान कहते हैं। एंड मिनिस्टर
रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो पंच प्रधान थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स डेजिग्नेटेड। और इसमें से जो पंच प्रधान मतलब क्या, आपको लग रहा है वो नाम से 5 प्रधान, तो जो फॉरेन अफेयर्स को देखता था उसे हम लोग उसको संधि विग्रह कहते थे, उसके पोस्ट को डेजिग्नेटेड संधि विग्रह मिनिस्ट्री एंड चीफ ट्रेजरर। उसके बाद कहता है क्या महाभंडारी और हिरण भंडारी, महाभंडारी एंड हिरण भंडारी कंडक्टेड टॉप लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उसके बाद कहता है क्या, दंड नायक लेड आर्मीज, आर्मी को कौन कैरी करता था, जो उसका हेड होता था दंड नायक, और धर्माधिकारी सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस, मतलब जो भी होयसाला कोर्ट में जो न्याय की बात आती तो धर्माधिकारी, आज भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं धर्माधिकारी। उसके बाद जो है दंड नायक फॉर आर्मीज, महाभंडारी एंड हिरण भंडारी कंडक्टेड टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर। ये था उसके में, ये एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान में रखनी है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछी जाती है। जब कभी भी किसी डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछना हो तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसकी कैपिटल। देन आफ्टर बात करते हैं इसमें सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ होयसाला रूलर। तो कहता है क्या, ये एडॉप्टेड कैथोलिक एल्टीट्यूड टुवार्ड्स डिफरेंट रिलीजियन, मतलब क्या कि कैथोलिक फॉलोज इसमें जो था सैविज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंस्पायर्ड बाय 3 फिलॉसफी वाशवन्ना, माधवाचार्य एंड रामानुजाचार्य। मतलब एक समय में ये तो हिंदुइज्म था ही, और कैथोलिक एटीट्यूड टुवार्ड्स डिफरेंट रिलीजन मीन्स ऐसा था कि मेजरली वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, एंड उसके बाद कोई और भी रिलीजन है तो वो भी फ्लोरिश कर ही रहा था, उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं था। एंड एजुकेशन सेंटर भी इस समय डेवलप किया गया। उसके बाद कहते हैं कि प्रैक्टिस लाइक, जो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है कि कास्ट सिस्टम, देवदासी, साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देवदासी सिस्टम देखने को मिलेगी, तो वो भी वहाँ पे डेवलप थी। एंड वॉलंटरी फॉर्म ऑफ सती वाज प्रिवेलेंट। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं चोला आइडल्स पे न्यूज है, तो और उसके बाद चोला एम्पायर के बारे में। एक चीज़ देखिए क्या, अक्सर बहुत सारे बुक में चोला एम्पायर, हालांकि साउथ इंडिया में 2 डायनेस्टी, 2 जगह पे चोला एम्पायर हमें देखने को मिलता है, बट बुक में क्लियरली कहीं नहीं लिखता है, दोनों जगह चोला यूज़ करता है, जिससे कन्फ्यूज़न होती है। इनिशियल फेज ऑफ स्टडी में मुझे भी कन्फ्यूज़न होती थी। तो और बहुत कुछ बुक ऐसे निकले जिसमें कि आपको क्लियर बता देगा, जो जब बात करेगा, एक तो जो स्टार्टिंग वाली चोला थी वो अलग चोला थी, और जो 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में जो इस पीरियड में आया, इसका नाम इम्पेरियल चोला कई बुक लिखते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे इम्पेरियल चोला ही बोलेंगे। और दूसरी बात ये कि चोला रूलर की ओरिजिन कैसे हुई, 2 मिनट हम लोग इस पे थोड़ी सी टाइम वेस्ट करेंगे, 2 मिनट बस, कि चोला रूलर कैसे क्या था। तो हालांकि ये हैफेजार्ड मैनर में है, ये भी वीडियो आपके पास जैसे कि एक शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है, 1 पेज में हम लोग मेजरली चीज़ कवर करते हैं। जैसे 1 पेज में हमने गुप्तापुरा एम्पायर कवर किया, पूरी की पूरी मेडिवल इंडिया किया, ये पूरी आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री मिलेगी। बहुत जल्द ये वीडियो आएगा, बस मुझे थोड़ी सी इसमें और वर्क करनी है। और आपको इतनी सी पेज में अभी आपको लग रहा होगा पूरी की पूरी NCERT की पेज पूरी कंप्लीट समराइज है, और भी 2-4 बुक की हेल्प से इसमें लिखा गया, और काफ़ी डाटा है कौन सी रूलर कहाँ से आई। बट अभी हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि हमें बात करनी है इम्पेरियल चोला कैसे आया। देखो, साउथ इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है संगम एज से। संगम एज को माना जाता है 2 सेंचुरी BC से 2 सेंचुरी AD तक, मतलब AD तक। कैसे, थोड़ा सा इसको डिटेल में से देखो, तो ये मान लो 0, जहाँ से 0 जिसमें हम लोग मानते हैं कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट को लेते हैं, इसके 0 के आगे आप ले लो 200 साल AD तक। यहीं पे आगे जाएंगे तो मान लो अभी कौन सी समय चल रही है, अभी चल रही है 2023, तो 2023 AD बोल सकते हैं, तो जस्ट लाइक 200 AD, और बैक चलेंगे तो 200 BC। इस पीरियड में जो है संगम पीरियड, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं संगम पीरियड। और इस पीरियड में 3 एम्पायर डेवलप हो रहा था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था चेरा, पांड्या एंड चोला। लोकेशंस क्या है ये आप देखो, ये वाला रीजन जो है, दिस इज पांड्या, दिस इज चेरा, दिस इज चोला। स्टार्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या था ये चेरा, जहाँ पे आज केरला है, दैट इज नोन एज चेरा। जो तमिलनाडु है वहाँ पे उसको बोलेंगे पांड्या, और उसके बाद इस रीजन में था आज की आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन में चोला एम्पायर। तो ये तीनों फ्लोरिश कर रहा था।
उसके बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट 500 एडी में चेरा इसी तरह वर्किंग कर रहा था, पांड्या भी सर्वाइव कर रहा था, इस दोनों को कुछ नहीं हुआ, ये दोनों कंटिन्यू था। बट चोला एम्पायर ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करता है दो इम्पोर्टेंट रूल में, जिसको कि हम कहते हैं एक तो वेस्टर्न चालुक्य, एक पल्लवा। क्या बात किया, 500 एडी में चेरा पांड्या सर्वाइव कर रहा है, बट चोला एम्पायर ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करता है, दो पार्ट में बढ़ता है, दैट वन इज नोन एज वेस्टर्न चालुक्य एंड अनदर इज नोन एज पल्लवा। वेस्टर्न चालुक्य किधर हो जाएगा, दिस इज वेस्टर्न चालुक्य, दिस इज पल्लवा। हमने बात किया ऊपर का रीजन कौन सा था, मेरा ऊपर का रीजन ही चोला था, तो इसकी आधी आधी एम्पायर दो पार्ट में बट गई, एक इधर वाला पल्लवा रह गया, इधर वाला वेस्टर्न चालुक्य रह गया। फिर इस दोनों में बहुत मारपीट हुआ, कुटाई हुआ, ये सब चल रहा था कहानी। और इसमें से जो है कि जो इस रीजन में पल्लवा धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाते चले गए, काफ़ी पावरफुल रहा, जिसमें कि हम लोग थोड़ी देर के बाद साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर है तो फिर से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो पल्लवा रूलर में चलते रहा, जिसमें कि महेंद्र वर्मन रूलर आया, उसका बेटा नरसिम्हवर्धन आया, और पल्लवा रूलर के ही फ्यूडेटरी मतलब इसी के कोर्ट में बिलोंग करता था एक आदमी जिसका नाम था विजय आलिया। किसमें, पल्लवा रूलर के कोर्ट में एक पर्सन काम करता था जिसका नाम था विजय आलिया। उस विजय आलिया ने जैसे ही मौका देखा कि पल्लवा रूलर कमज़ोर होता है, इसने एक अपना इसी पल्लवा रीजन के जगह पे एक नया डायनेस्टी बना लिया, इम्पेरियल चोला। कौन सा बनाया, इम्पेरियल चोला। फाउंडर थे इसके विजय आलिया। उसके बाद आदित्य वन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट दो रूलर का नाम आपको कभी नहीं भूलनी है इम्पेरियल चोला में, वो हैं राजराजा वन एंड राजेंद्र वन। राजराजा वन एंड राजेंद्र वन, इस दोनों की जितनी भी इम्पेरियल चोला में हुआ, चाहे वो टेम्पल बनाने में हो या फॉरेन इन्वेडर हो, और यही इम्पेरियल चोला है, आपको पता है, जिसने कि कहाँ तक अटैक कर दिया, श्रीलंका को मार मार के हिला के उसको जो है कि हरा दिया। इवन आज की जो है आप देखते हैं सिंगापुर वगैरह रीजन वाला, वहाँ तक इसने अपनी एम्पायर के इन्फ्लुएंस को पहुँचा दी थी। इसके जब आप मैप भी देखेंगे तो इम्पीरियल चोला काफ़ी मतलब सबसे पावरफुल बन के निकला था, जो कि आपको सिंगापुर तक वो अपनी एम्पायर को फैला दिया था। तो हम लोग अभी बात जो कर रहे थे, अब हम देखते हैं अपनी ये कहाँ गई हमारी ये, हाँ, तो चोला रूलर में क्या कहता है क्या कि रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबमिटेड किया डॉक्यूमेंट बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है यूएस ऑफिशियल्स को। किस लिए कि क्या कुछ जो चोला एम्पायर की जो आर्किटेक्चर थी, जो ब्रॉन्ज आइडल्स था, उसे चुरा के लेके चले गया था कुछ आदमी ने, और जो कि अभी यूएस में है, तो उसको वापस करने के लिए ये एक लेटर भेजा गया यूएसए को। न्यूज़ में और क्या था कि स्टोलन फ्रॉम इंडिया, इन किस समय स्टोलन किया गया था, 1960 में, और आइडल बिलोंग्स टू नारीश्वरा शिवन टेम्पल एट विरुचापुरम इन कलचूरी डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय राजेंद्र चोला, वन ऑफ चोला डायनेस्टी। कौन सा रूलर था, राजेंद्र चोला। ध्यान में रखें राजेंद्र चोला कौन थे, तो यहाँ देखो अभी हमने जस्ट बात की राजेंद्र चोला, राजा राज चोला का लगभग लास्ट प्रोमिनेंट रूलर उसका बेटा था। तो राजेंद्र चोला के रूलर में क्या था ये कि ये जो है आपको कि राजेंद्र चोला के रूलर में इस आइडल को बनाया गया था। स्टोलन फ्रॉम इंडिया, दैट वन। तो स्टोलन आइडल इंक्लूड पंचचोला आइडल। इस आइडल में टोटल कितने आइडल्स थी, तो देखो एक तो था क्या पंचचूला आइडल, मतलब टोटल 5 आइडल्स थे। एक क्या था, त्रिपुरांतकम। सेकेंड था आपको त्रिपुरा सुंदरी। थर्ड वन नटराजा। फोर्थ वन इज दक्षिणामूर्ति एंड फिफ्थ वन इज वीणाधारी। आई एम सॉरी इफ़ मैंने प्रोनाउंसिएशन गलती किया होगा, तो आप इसे समझ लेना, बिकॉज थोड़ी साउथ इंडिया की टेम्पल की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो सेंट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड तो वीणा धड़ा है ये, उसके बाद हो गया सेंट सुंदरा विथ हिज वाइफ पड़ावड़ी नचियार। ठीक है, आप इसे देख लेना, नाम को थोड़ी सी कंप्रोमाइज यहाँ पे करना। उसके बाद क्या कहता है क्या, ये जो पंचचूला आइडल था ट्रेडिशनली कैसे बनता था,
5 मेटल के एलॉय से, 5 मेटल को मिक्स करने से ये टेम्पल बनती थी, प्रिस्क्राइब्ड बाय शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र क्या था? ये वो बुक है जिस बुक के अकॉर्डिंग उस समय में जो है जितनी भी आपको आर्किटेक्चर बनाना होता, जितनी भी आपको मूर्ति बनानी होती, वो शिल्प शास्त्र से बनता। और जितनी भी भवन बनती है, आपको एक चीज़ पता है और क्या, आज हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा किचन हमें घर में बनानी है तो वास्तुशास्त्र बोलता है क्या इस साइड में क्या बनाना होगा, इस साइड में हमारा क्या रहेगा, किचन रहेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, ये वास्तुशास्त्र क्या था? एक्चुअली गुप्ता एम्पायर के पीरियड में पहली बार जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग निर्माण की जो है ना, भवन निर्माण की एक बुक लिखी गई जिसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, वो बुक का ही नाम वास्तुशास्त्र है। जिसकी वजह से आज एक कल्चर डेवलप हो गया कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर आपका ऐसे होगा ऐसे होगा। एक्चुअली वास्तुशास्त्र एक बुक था, उसी तरीके से शिल्प शास्त्र एक बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग जो है ये सारी आपको आइडल्स बनी थी। और जिस मेथड का वो यूज़ करते थे, दैट मेथड इज़ नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लो आपको कोई भी आइडल बनानी है, कोई भी मूर्ति बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, उस समय वैक्स अवेलेबल होता है या कोई भी सॉफ्ट स्टोन ऐसा चीज़ ले लो। जनरली वो लोग वैक्स मतलब मोमबत्ती जो आप देखते हैं ना, वो मोम का यूज करता। हम क्या किए, पहले मोम से जो है ना एक आइडल मान लो बना लिए, ठीक है। ये आइडल हमने मोम से बना लिया। मोम से बनाने के बाद क्या करते थे, जो क्ले होता है, क्ले मतलब मिट्टी होता है, पूरी की पूरी मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर हम लोग डाल देते थे। इसके मिट्टी डालने के बाद ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता। अब उसके बाद ये जो इसके बाद थोड़ी सी इसको हीट करते, हीट करने के बाद सारा मोम क्या होता, पिघल के बाहर निकल जाता। फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हम लोग डालते अपना ये जो मेरे पास जो मेटल की एलॉय है, उस एलॉय को डालने के बाद हम लोग ये प्रिपेयर करते थे। ये इसी टेक्निक को कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। आप यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देखेंगे 2-3 मिनट का वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये टेक्निक वर्क करता था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 मेक्स एक्सपोर्ट ऑफ सच आइटम विदाउट लाइसेंस अ क्रिमिनल ऑफेंस। यदि आप किसी भी तरह का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, उसे आप जो या फिर आर्ट है उसे आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। फिर कहता है क्या, अभी जो साइन हुई है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई है बिटवीन यूएस एंड इंडिया में, कि वो सारी चीज़ को इंडिया को वापस किया जाएगा। अबाउट चोला स्क्रिप्चर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो ये नटराजा स्कल्पचर की बात जरूर होती है। इस नटराजा स्कल्पचर पे क्वेश्चंस भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसमें क्या ध्यान आपको रखनी है, चोला पीरियड वेयर वेल नोन फॉर इज मेटल स्कल्पचर। मेटल स्कल्पचर की वो क्लाइमेक्स माना जाता है चोला पीरियड में। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर वेयर मेड यूजिंग सायर पर्ड्यू, मतलब क्या कि और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक जो हमने अभी ऊपर बात किया, इसका एक और नाम है सायर पर्ड्यू और लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। मेटल कास्टिंग मेथड इन विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू, वही जो हमने बात किया कि पहले क्या करते हैं, वैक्स से हम पहले वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्ले देते हैं, फिर उस जब वो मोम को गर्म करके बाहर निकाल देते हैं और मोल्टन मेटल पोर्ड किया जाता है, उसमें पोर्ड मतलब डाला जाता है और वो स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इसी तरीके का मेथड है, बस आपको एग्जाम के लिए याद रखना है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अधिक दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि सर कहते हैं ना, मृणाल सर कहते हैं थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, वही पॉलिसी को अपनानी है, अधिक नहीं पढ़नी है, थोड़ा पढ़ना और आगे बढ़ना, बिकॉज हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें रिसर्च इसमें पीएचडी नहीं करनी है। उसके बाद मेजर पॉइंट क्या है, फेमस चोला ब्रॉन्ज नटराजा स्कल्पचर डांस जो है, ये इसके बारे में थोड़ी सी ये याद रखनी। इसका अभी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मूर्ति देख रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये एक डांसिंग शिवा पोस्चर को बताया गया है, जिसमें से कि इनके हाथ में क्या है, तो ये ध्यान में रखनी है। इसकी जो अपर राइट हैंड है ना, ये साइड राइट हैंड हुआ, ये साइड लेफ्ट हैंड हुआ। अपर राइट हैंड में इसके हाथ में डमरू है और उसके बाद अपर लेफ्ट हैंड में अग्नि है। ये दो बात को, डमरू और अग्नि है। एक हाथ उसके बाद नीचे वाले हाथ जो है वो आप देख रहे हैं, ये इसको अभय हस्त मुद्रा कहते हैं। जब अंगूठा और आप जो ये उंगली मिक्स करती जो 4 फिंगर ऐसे खड़ी है, तो इस फिंगर को कहते हैं अभय अष्ट मुद्रा और अभय मुद्रा दोनों होती है। यहाँ पे PT 365 मेंशन किया था अभय मुद्रा, और बुक में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे अभय अष्ट मुद्रा है, जैसा कि मुझे याद है।
एंड इस मुद्रा का मतलब होता है नॉट टू अफ्रेड बाय मैनी थिंग, मतलब शिवा कहते हैं जब मैं हूँ तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, आई विल केयर अबाउट एवरीथिंग। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है और जिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भी लिखा गया है। एंड उसकी बात कर चोला आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी बात की गई है। चोला आर्किटेक्चर कहता है कि दिस इज़ द स्टाइल ऑफ द्रविडियन स्टाइल। एंड अब देखो हमने भी जस्ट बात किया था, ये कहाँ पे है, साउथ इंडिया में है, तो कौन सी स्टोन से बनेगा, ग्रेनाइट। आंख बंद करके साउथ इंडिया में, ये अब ऐसा नहीं है, देखो दुनिया में कोई भी स्टेटमेंट वो 100% होती नहीं है। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जो ग्रेनाइट से नहीं हो, तो उसके लिए अब ऐसे मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। हम मेजरली की बात जब भी कुछ बात करते हैं तो उसका मतलब होता है क्या, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन हो सकती है, बट मेजरली जो है साउथ इंडिया में आपको ग्रेनाइट से मिली हुई स्ट्रक्चर दिखेगी। तो यहाँ पे ग्रेनाइट है, टाइम पीरियड 8 to 12th सेंचुरी में ये बना था। अब देखो थोड़ी सी हम, अब यहाँ पे आपने द्रविडियन देखा, हमने नॉर्थ की बात किया था, तो क्या मेजर डिफरेंस होता है, 2-3 पॉइंट बस देखेंगे जो ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जो भी साउथ इंडिया की टेम्पल होगी मतलब द्रविडियन स्टाइल होगी, वहाँ पे वाटर टैंक तो मस्ट बी प्रेजेंट होगा। वाटर टैंक ऑप्शन में ऐसे पूछेगा आपको, तो आप 4-5 स्टेटमेंट रहेगा। वाटर टैंक से या तो नगड़ा स्टाइल है, वहाँ पे लिखेगा वाटर टैंक प्रेजेंट, उस स्टेटमेंट को काट देना है। द्रविड़ा रहेगा तो वाटर टैंक वहाँ पे लिखेगा एब्सेंट, यानी कि वो स्टेटमेंट गलत है। द्रविड़ा, तो ये दो इसकी जो, जैसे कि यहाँ पे देखो ग्रीन वाली पार्ट है, एक तो गर्भगृह, सेकंड जो हो गया आपको ये अंतराल जो होता है, मतलब असेंबली और गर्भगृह को कनेक्ट करने के लिए जो अंतराल है, ये देखने को मिलता है साउथ इंडिया टेम्पल में। और सबसे मेजरली पॉइंट है ये हाई बाउंड्री वाल। आपको नगड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में कहीं आपको बाउंड्री वाल देखने को नहीं मिलेगा, बट जितने भी साउथ इंडियन टेम्पल होंगे वहाँ पे हाई बाउंड्री वाल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बड़ी सी गेट होती है जिसे गोपुरम कहते हैं, और विमाना को यहाँ पे कुटीना कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में इसी चीज़ को सिखड़ा कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में जाके हम 4-5 पॉइंट बस करेंगे, मुश्किल से बस 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, मैं उसे कवर करता हूँ। वेट ए सेकेंड, हियर इज, देखो ये है नगड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो नॉर्थ इंडिया में जो कि है उसकी फीचर्स क्या है, सबसे पहला तो क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ कर्वी लीनियर टावर दैट इज नोन एज सिखड़ा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नगड़ा स्टाइल। देखो कर्वी लीनियर मतलब क्या है, ऐसे करके कर्व हो रहा है, ऐसे करके कर्व हो रहा है, इसे बोलते हैं कर्वी लीनियर। कवर्ड बाय एम्बुलेटरी पासवे एंड स्क्वायर टेम्पल विथ क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लेन क्या होती है। जैसे मान लो ये आपको टर्म याद रखनी है, इंजीनियरिंग टाइप ऑफ टर्म है, कि मतलब जैसे कि ये मान लो विमाना ऐसे मेरा बनेगा, तो इससे इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट निकालता है, फिर इसकी बेस, ये मान लो एक ये रेक्टेंगल नीचे हुआ, ये एक रेक्टेंगल ये हुआ, और फिर एक ऐसे वाला हुआ, इस दोनों से कुछ पॉइंट करके जो एक इसकी कैसे आर्किटेक्चर ग्रो करेगी, खड़ा होगी, उस चीज़ को कहते हैं क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान। तो आपको ये वर्ड याद रखनी है। और नेक्स्ट क्या है कि नॉर्थ इंडिया टेम्पल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, और इस चीज़ को पता है आपको कि जो क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान है, इसमें एक पॉइंट और कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उसने भी हमसे ये चीज़ सीखा, और उसने अपने चर्च मेकिंग में इस फिलॉसफी को यूज़ किया, इस आर्किटेक्चर को यूज़ किया। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ नोन एज पंचायतन स्टाइल। ये 2014 की प्रीलिम्स में पूछी थी। पंचायतन स्टाइल इज़ द फीचर्स ऑफ कहाँ की है, तो नगड़ा। पंचायतन मतलब क्या, पंच मतलब होता है 5, तो मतलब क्या, एक आपके पास क्या होता है, मेन डीटी होती, उसके साथ में छोटे छोटे और चार भगवान का, टोटल मतलब 5 गॉड की पिक्चर। तो 5 डीटीज़, 1 मेन डीटी होता एंड 4 जो है सब्सिडियरी डीटीज़, मतलब देवी देवता, 4 छोटे लेवल पे रहेंगे, 5 एक जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसको कहते हैं पंचायतन स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद पिलर्ड अप्रोच अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म नोन एज जगती। आपको और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पिलर्ड अप्रोच होगा, और अब प्लेटफॉर्म जो होगा वो थोड़ा अप्रेज होगा, उस वर्ड को कहते हैं जगती। ये वर्ड याद रखनी है, जगती के बारे में आपको याद रखनी है, व्हाट इज नोन एज जगती। उसके बाद अब्सेंस ऑफ वाटर टैंक, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया टेम्पल में वाटर टैंक नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी मैंने कई टेस्ट सीरीज में देखा है, तो इस स्टेटमेंट से देख के, या तो स्टेटमेंट में यदि है प्रेजेंट होती है नॉर्थ में, तो ये स्टेटमेंट को करेक्ट करनी है, नहीं है तो वो गलत होगा। ऑन द टॉप ऑफ सिखड़ा
कलश और त्रिशूल। आज भी आप अपने आसपास के, यदि आप नॉर्थ इंडिया में है देखेंगे तो ये ऊपर में जो है क्या होता, कलश और त्रिशूल लगा होता या कलश लगा होता। ये फीचर आज भी देखने को मिलती है। आज भी कोई पिक्चर, ये यहाँ पे इसका पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया का पिक्चर बना हुआ है। ये पिक्चर में आप देखो, थोड़ी सी जो अपरेज्ड प्लेटफॉर्म हमने बात किया था, जो सीढ़ी बना होता है, इसको कहते हैं जगती बोलते हैं। और ये है आपका, यहाँ पे मेन गॉडेस रहते हैं जिसको कि गर्भगृह कहते हैं, और दूसरा वर्ड आप सेंक्टम कह सकते हैं या सेंक्टोरम कह सकते हैं, वेयर प्लेस ऑफ मेन गॉड प्लेस्ड होता है। इसी के ऊपर सिखड़ा होगा। और यहाँ पे देखो आप, अमलक जो गोल कलर की एक हमने जैसे प्लेट टाइप लगाते हैं, और उसके ऊपर त्रिशूल जिसको फीनियल भी कहते हैं। और ये हो गया आपका सिखड़ा हो गया। एंड ये पिलर्ड अप्रोच की हमने बात किया था, आगे में पिलर्ड होता है। और ये जो पार्ट है इसे मंडप कहते हैं, मतलब प्रेयर हॉल कहते हैं। ये गर्भगृह हो गया। और गर्भगृह के चारों ओर होती है एम्बुलेटरी पासवे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन में डायरेक्टली वो देगा एम्बुलेटरी पासवे प्रेजेंट होती है, फीचर्स है या नहीं है। तो एम्बुलेटरी पासवे मतलब क्या होता है ना, आप अक्सर अभी भी देखते होंगे, मंदिर जाते हैं तो पूजा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वो जो मंदिर के चारों ओर, और मंदिर के चारों ओर नहीं, जहाँ पे मेन डिटी होती है ना, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो वो जहाँ परिक्रमा करते हैं, वो जो रास्ता होता है, दैट इज़ नोन एज एम्बुलेटरी पासवे। दिस इज़ द, ये कुछ पॉइंट था। और क्या, और 3 पॉइंट और है कि जनरली बाउंड्री वाल इज़ नॉट क्रिएटेड। ये देखो, मैंने 1 2 3 यदि नोट्स में मेरा ऐसे था, ऊपर में 8 9 10 आया होगा। इसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हुए या कोई और बुक पढ़ते हुए वैल्यू मिली होगी, तो मुझे ऊपर में थोड़ी ऐड करनी पड़ी। इसी तरह आप भी जब भी कुछ पढ़ते हैं तो आप हमेशा क्या हो गया, कहीं से कुछ पॉइंट मिला, 1000 चीज़ नहीं पढ़नी है, एक सोर्स रखनी है। उस सोर्स में मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम अपने सारे पॉइंट को इनकलकेट कर दें, ताकि हमें 1000 चीज़ नहीं पढ़नी हो। और अपनी नोट्स जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा होगा कि आप रिवीजन फास्ट कर पाएंगे एग्जाम के समय में। तो देखो कि ये पॉइंट क्या, ये टेस्ट सीरीज से मिला था। जनरली बॉन्ड वाल क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। साउथ इंडिया में बड़ी बड़ी बाउंड्री वाल आपको देखने को मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन टेम्पल क्या हो जाता है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में गर्भगृह। मेनली आप देखेंगे जो भी टेम्पल्स है, अधिक फोकस ही नहीं करते कि बाहर बनाना है, गेटवे बनाना है और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने हैं। जो मेन चीज़ है गर्भगृह, जहाँ भगवान जी रहते हैं। बट साउथ इंडिया के टेम्पल में ऐसा नहीं मिलेगा। एक टेम्पल है तो जो जहाँ इवनली गेट है ना, वहाँ पे भी भयानक भयानक हमने गेट बना दिया है। इवन जो प्रेयर हॉल है उधर भी बना दिया है, मेन गर्भगृह पे तो है ही। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नॉर्थ इंडिया टेम्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस गर्भगृह होता था। एंड इनसाइड विच इमेज ऑफ डियटी आर प्लेस्ड, भगवान जी की मूर्ति वहाँ रखी जाती थी। मंडपा इज कॉल्ड प्रेयर हॉल, ये भी स्टेटमेंट था। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मंडपा, तो मंडप हम बोलते हैं इसी चीज़ को। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे भी ऐड किया। हम पहले जानते थे प्रेयर हॉल को मंडपा कहते हैं। ये थी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल की फीचर्स। आफ्टर दैट द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की यदि हम बात करें, ये देखो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल है। यहाँ पे ये जो मैंने डिनोट किया है, दैट इज़ नोन एज प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। इसके ऊपर भी कलश होता है, अमलक होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कंपाउंड वॉल जो है, यहाँ पे वॉल होता है। और वॉल के बाहर में जो बाउंड्री वाल पे भी चढ़ने के लिए क्या होगा, आपके पास ह्यूज गेटवे बना होगा, बड़ी बड़ी गेटवे बनी होगी। दैट इज़ नोन एज गोपुरम। क्या उसे कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। और मंदिर के बाहर स्टेप्ड वाटर टैंक देखने को मिलता था। स्टेप्ड वाटर टैंक मतलब क्या, जैसे कि अभी कोई फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो फिल्म, उसमें भी इस चीज़ को दिखाया गया। आप ऐसे देखते हैं ना, बीच में बड़ी सी पॉन्ड है और चारों बगल से स्टेयर्स बनी हुई, आप धीरे धीरे 3-4 स्टेप उतरते हो तो पानी तक पहुंचते हो। दैट इज़ नोन एज स्टेप्ड वाटर टैंक बनी होती थी। और क्या इसका मेजर फीचर था, इस साउथ इंडियन टेम्पल में आपको नृत्य मंडपा भी देखने को मिलता, जहाँ पे डांस के लिए बेसिकली बनाया जाता था। उसके बाद ये अर्ध मंडपा है। मेन वाले जो पार्ट है, जो अंतराल है गर्भगृह पहुँचने से पहले, अंतराल वाले को इसे मंडपा कहते हैं। दैट इज़ नोन एज प्रेयर हॉल। और क्या, सब्सिडरी श्राइन, मतलब मेन श्राइन के बाद भी एक यहाँ पे टेम्पल है, तो ये सब्सिडरी श्राइन। मतलब मान लो यदि मेन टेम्पल ये एज फॉर एग्जाम्पल ये शिवा का टेम्पल है, तो हो सकता है यहाँ पे कार्तिकेय का, यहाँ पे गणेश का, माता पार्वती का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ होता था। और जहाँ पे मेन गर्भगृह है, दैट इज़ नोन एज गर्भगृह और सेंक्टम। दिस इज नोन एज विमाना और कुटीना। फीचर्स क्या है,
पल्लवा रूलर ने इसको स्टार्टेड किया। हु इज पल्लवा रूलर? साउथ इंडिया में फिर से चलते हैं। आप देखो पल्लवा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चोला जब डिसइंटीग्रेट हुआ, ये पल्लवा रूलर था। पल्लवा रूलर के समय में ही टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन अंडर पल्लवा रूलर, और उसमें जो रूलर थे महेंद्र वर्मन के समय ये स्टार्ट हुआ था। और ये क्लाइमैक्स पे कहाँ पहुँचा? पल्लवा से स्टार्ट हुआ और क्लाइमैक्स पे पहुँचा जाके चोला एम्पायर के समय में, ये क्लाइमैक्स पे पहुँचता है। एंड जो पॉइंट थी, ये सारी पॉइंट हमने बात कर लिया। अर्धमंडपा एंड द कुटीना सेम चीज़ है, जिस चीज़ को हमने देखा उस चीज़ को। अर्धमंडपा का एक चीज फीचर्स हमने बात नहीं किया। इट इज इंट्रेंस पोर्क इन विच आइदर स्कल्पचर ऑफ नंदी और ध्वजा और टेम्पल इंस्टॉल्ड होता था। मेजरली आप देखते हैं क्या, टेम्पल शिवा टेम्पल में एंट्री करने से पहले आपको नंदी का पिक्चर मिलता, तो जहाँ पे नंदी जहाँ होता है दैट इज नोन एज अर्ध मंडपा। एंड एनी रिमेंड पॉइंट, इंट्रेंस ऑफ गर्भगृह बात कर लिया हमने, टावर को बेमेना ये भी हो गया हमारा, एंड एसएम अंतराल भी हो गया। और इंट्रेंस ऑफ गर्भगृह जहाँ से आप स्टार्ट एंट्री करते हैं इसमें जो है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता द्वारपाल भी, वहाँ पे द्वारपाल का पिक्चर, और द्वारपाल डिपिक्ट्स द आपको यक्ष और रंथम या यक्षिणी को प्रेजेंट करता था ये। एंड सम ऑफ द्रविड़ा टेम्पल वुड ऑल्सो फॉलो पंचायतन। हाँ, कुछ द्रविड़ा स्टाइल में ऑल्सो फॉलो किया जाता था पंचायतन स्टाइल और क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान। जबकि आपने ये देखा है कि दोनों फीचर्स, ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था नॉर्थ इंडिया का, बट कुछ द्रविड़ में भी फॉलो करते हैं, बट इस स्टेटमेंट से नहीं जाना है। मेजरली की बात क्वेश्चंस में होती है, उसे ध्यान में रखना है। हो गया, बस इतना ही पॉइंट था। एग्जाम्पल इसका है बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, जो कि तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वरा टेम्पल को पता है आपको आर्किटेक्चरल वंडर कहता है। कैसे लोग आज, मतलब आई वॉज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, मतलब हम लोग ताजमहल को आर्किटेक्चरल वंडर के लिस्ट में रखते हैं, बट इन टेम्पल को नहीं रखते हैं। आपको इसके बारे में पता है? बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर जो है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में जो है क्या बनाया गया, वो मतलब पहाड़ को ऊपर से कट किया गया। वो भी कैसा पहाड़ को, मतलब आपको जो है क्या वो ग्रेनाइटिक पहाड़ को, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, उसको ऊपर से कट करके पूरी की पूरी टेम्पल बना दिया। कभी आप उसे गूगल करके कैलाशनाथ टेम्पल देखिएगा, वो माय गॉड अमेजिंग वो मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर, वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट आर्किटेक्चर है। उसी तरह का बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ आप इसके फैक्ट जानिएगा तो आपको चौंक जाइएगा। एक चीज़ पता है क्या, राजा चोला ने इसे बनवाया था। राजा चोला कौन, फिर से एक बार ध्यान में देखना, राजा चोला ये वाली रूलर थी, जो सेकेंड लास्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पेरियल चोला रूलर। इसमें 1,30,000 टन ऑफ ग्रेनाइट यूज हुआ है, 1,30,000 टन उस समय में। और तो और जो इसकी जो कुंभद है, जो कि आप देखते हैं टेम्पल के जो सबसे ऊपर में, ये जो इस विमाना पे रखा गया होगा, ये जो कुंभद है, ये मेड अप ऑफ सिंगल स्टोन, और एक स्टोन का बना हुआ है, और इसकी वेट है 81 टन, 81 टन इसकी वजन है। और आज भी मतलब कई सारे इस पर रिसर्च हुए, कई सारे साइंटिस्ट ने ये पता करना चाहा कि आखिर ये इतनी बड़ी उस समय कैसे इतनी हाइट तक उठाया गया होगा, 216 फीट तक, जिस समय कोई मशीन, कोई जेसीबी, बड़ी बड़ी क्रेन नहीं होती थी, और इसे उठा के उस पर रखा गया होगा, ये आज तक पता नहीं चला है। और यह दुनिया में शिव मंदिर जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर इसे माना जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट था नगड़ा और द्रविड़ा स्टाइल के बारे में। आप इसे और पढ़ना होगा तो आप बुक में एक बार देख लेंगे, हालांकि सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने अभी मेजरली पॉइंट इसमें जो थी द्रविड़न स्टाइल एंड नगड़ा स्टाइल में कवर किया। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट जो है कि चोला आर्किटेक्चर जो अभी हमने देख लिया, मोस्ट ऑफ चीज़ को लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। आर्किटेक्चर स्टाइल जो थी द्रविड़न स्टाइल थी। बिल्डिंग स्टोन जो थी एक्चुअली हमने बात ही की कि जो भी साउथ इंडिया में थी मोस्टली वो ग्रेनाइट से बनी होती थी, नीस एंड ग्रेनाइट। एंड टाइम पीरियड थी 8 से 12th सेंचुरी AD में। इसमें क्या कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पल्लवा एंड अदर कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कूल। ऑब्वियस सी बात है, पल्लवा की फ्यूडेटरी ही थी इम्पेरियल चोला, तो उससे इन्फ्लुएंस रहा। तो अर्ली टेम्पल था वो किससे इन्फ्लुएंस रहा, पल्लवा आर्किटेक्चर से। एंड लेटर जो था कम्प्लीटली उसमें कुछ जो सा चालुक्या, उसकी कंटेम्प्रेरी पीरियड में थी चालुक्या। एक बार मैप को फिर से ये वाले मैप को देखते हैं तो देखो
चालुक्य और पल्लवा, तो दोनों की इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगी जो इम्पीरियल चोला के आर्किटेक्चर में। तो ये थी। एंड नेक्स्ट वन था क्या, अदर प्रोमिनेंट फीचर जो द्रविड़ियन स्टाइल में हमें देखने को मिलता है, हाई बाउंड्री वाल, उसके बाद टावर को गोपुरम कहते हैं, तब वो सेम थिंग जो हमने अभी तक डिस्कस किया। और ये सारी टेम्पल डेडिकेटेड थी लॉर्ड शिवा को। और प्रोमिनेंट टेम्पल जो कि एक बार आपको ये ध्यान में रखनी है, एक तो बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर एंड नेक्स्ट वन इज बृहदेश्वरा टेम्पल एट गंगईकोंड चोलापुरम। एक्चुअली इसके बारे में क्या स्टोरी है, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार थी क्या कि एक बार जो है राजेंद्र चोला, ठीक है, राजेंद्र चोला अटैक करता है पाला रूलर पे। पाला रूलर वेस्ट बंगाल और बिहार उड़ीसा के रीजन के आसपास में उस समय वो रूल कर रहे थे। तो उस पर अटैक करते हैं और उसको हराने के बाद जो है क्या, वहाँ का रूलर महिपाल को हराने के बाद वो एक टाइटल लेते हैं गंगईकोंडा, मतलब टू विक्ट्री ओवर द गंगा रीजन। और वहाँ से वो गंगा जल लेके आते हैं और एक चोल गंगा इस्टेब्लिश करते हैं अपने एम्पायर में। दैट्स वाई वो कंस्ट्रक्ट करते हैं गंगईकोंड चोलापुरम टेम्पल को वो। उसके बाद जो है ऐरावतेश्वर टेम्पल दैट इज ऑल्सो बिल्ट बाय राजेंद्र चोला टू। चोला डायनेस्टी एंड सक्सेसर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, क्या करा, जो चोला डायनेस्टी हुआ किसके ऊपर ये बना, तो जब पल्लवा डायनेस्टी जब ख़त्म हुआ तो उसके जगह पे चोला डायनेस्टी आया। हमने लगभग मोस्ट ऑफ रूलर के बारे में बात कर ली इस डायग्राम से। नेक्स्ट आफ्टर इसकी कैपिटल तंजौर थी और लेटर इसको शिफ्ट करके गंगईकोंड चोलापुरम किया गया। और उसके बाद कल्चर जो कहता है क्या, ये भी मोस्टली हमने बात किया, जो स्कल्पचर थी इसकी तो वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था, जिसमें कि उसके बाद और क्या कहता है क्या, लैंड टैक्स वाज सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम की सबसे बड़ी सोर्स लैंड टैक्स होती थी। एंड पुरावू वरी टीन नाइक कट्टम सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, सॉरी आई ऑल्सो हियर व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कट्टम सिस्टम जो था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता था उस समय। ऑफिशियल्स वेयर पेड बाय असाइनमेंट ऑफ लैंड कॉल्ड जीवित्सा। तो ऑफिशियल को जो पेमेंट करना होता वो लैंड के थ्रू पेमेंट करते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय तमिल थी और संस्कृत लैंग्वेज वाज फॉर लिटरेचर पर्पस। लिटरिकल जो भी रिटेन पर्पस होती थी वो संस्कृत में उस समय होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में चोला रूलर इन अ सस्टेन्ड मोनार्की, किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ऊपर में सेंटर में जो है कि मेन सेंटर होती थी, उसके बाद प्रोविंस में ये डिवाइडेड होती थी। एंड प्रोविंस को कहा जाता था मंडलम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इससे ऑब्जेक्टिव बताते समय आपको उसमें आ जाएगा स्टेटमेंट लाइक कि प्रोविंस इन चोला एम्पायर प्रोविंस वाज कॉल्ड मंडलम, ट्रू और फॉल्स टाइप से आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। ईच विलेज एक्टेड एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट, सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ गवर्निंग विलेज थी। किंग रिमेन सेंट्रल अथॉरिटी हु मेक मेजर डिसीजन, ऑल दी जैसे मोनार्की में होता है यहाँ भी सेम चीज़ था। सोशल रिलीजियस कंडीशन कैसा था, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सैविज़्म, वैष्णविज़्म ऑल सपोर्टेड बाय चोला किंगडम। चोला किंग सभी को सपोर्ट करते थे। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन सोसाइटी में था, अच्छी लिटरेसी और एजुकेशन थी। संस्कृत एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ब्राह्मण्स, ओनली ब्राह्मण ही संस्कृत एजुकेशन को लर्न कर सकते थे। रिलीजियस मोनेस्ट्रीज, मठ और गतिका वेयर सेंटर ऑफ लर्निंग। एक्चुअली पहले रिलीजियस जो प्लेसेस होती थी वहाँ पे एजुकेशन की भी काम होती थी, तो दैट्स वाई दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक डिवीजन ऑफ कास्ट इनटू इदांगई और वेदांगई ये प्रिवेलेंट था उस समय। सती होती थी रॉयल फैमिली में, जो बड़े बड़े अमीर फैमिली होती थी उस वहाँ पे सती प्रैक्टिसेस होता था। देवदासी सिस्टम ऑल्सो प्रिवेलेंट था इस समय में। चोला डायनेस्टी डिफीटेड बाय पांड्या डायनेस्टी, फिर उसके बाद पांड्या फिर से वहाँ पे रूल करने लगते हैं। तो ये थी ये पॉइंट कंप्लीट चोला डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब शाही आर्किटेक्चर। कुतुब शाही आर्किटेक्चर को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कुतुब शाही डायनेस्टी कहाँ से आई, थोड़ी सी इसके आगे पीछे की हिस्ट्री 2 मिनट में इसे भी देखते हैं। देखो हमने ये हमारी मेडिवल वाली नोट्स थी 1 पेज वाली, तो हमने क्या देखा था, मुस्लिम इन्वेजन होता है, अरब ब्रांच, टर्क ब्रांच, अरब में बस मोहम्मद बिन कासिम आता है, वो अटैक करके चला गया। नेक्स्ट आफ्टर महमूद का जितने भी रूलर्स ऑल ऑफ द इन मेडिवल इंडिया
एक दो को छोड़ दे जिसमें अफ़गान थे तो सभी टर्क ही थे। टर्क में मोहम्मद गौरी का स्लेव गुलाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक। इस तुगलक के समय में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा रूलर था जो कॉन्ट्रेरी था अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। कहने को तो बहुत विद्वान था, लेकिन जितनी पॉलिसी लाया सब में क्या किया, एक तरह से पूरी स्टेट को ही कॉलेप्स कर दिया, जिसकी वजह से ही दो किंगडम इसके समय में इमर्ज होता है। वन इज़ विजयनगर किंगडम एंड अनदर इज़ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश्ड किया गया बहमन शाह के थ्रू। जब ये कमज़ोर, ऑब्वियस सी बात है, जब किंग कमज़ोर होगा तो ढेर सारे उसके जो फ्यूडेटरीज़ हैं अपना अलग अलग एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो बहमनी किंगडम, और जब बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ तो बहमनी किंगडम के जगह पे कुतुब शाही डायनेस्टी, आज के प्रेजेंट हैदराबाद रीजन वाले रीजन में, जो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, उस रीजन में कुतुब शाही डायनेस्टी या बहमनी किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। कुतुब शाही डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया गया था बाय सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के द्वारा। ये एक पर्शियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, पर्शियन और टर्क ओरिजिन से। बात किया हमने जैसे कि जितनी सारी रूलर थी सभी टर्क ओरिजिन से, तो ये भी थे टर्क ओरिजिन से। इसने अपना कैपिटल को गोलकोंडा में बनाया। कहाँ पे कैपिटल बनाया? गोलकोंडा में बनाया। और इसके आर्किटेक्चर जो था वो पर्शियंस या इस्लामिक डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, और उस वहाँ की आर्किटेक्चर को इसने इनकॉर्पोरेट किया। अब देखते हैं अपने इस आर्किटेक्चर वाले चीज़ को। तो कुतुब शाही डायनेस्टी हैदराबाद तेलंगाना रीजन में है। न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली क्या हुआ, स्टेप वेल्स एट कुतुब शाही टॉम्ब, ये जो आप देख रहे हैं एक तरह का स्टेप वेल्स, जो कि पहले के आर्किटेक्चर में दिखता था, आपको इस तरह से स्टेयर्स बनी होती है, आप वहाँ जाते हैं। इसको जो है अवार्ड मिला है यूनेस्को के द्वारा, एशिया पैसिफिक अवार्ड इसे मिला कुतुब शाही टॉम्ब को फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। जो भी अच्छे से आप उसे प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखते हैं उसके लिए इन्हें यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर 2022 मिला। और इसके बारे में मोर न्यूज, स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना इज़ द 16th सेंचुरी वेल है, 16वीं शताब्दी में बनी थी। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड इन पर्शियन स्टाइल। अभी हमने जस्ट बात किया, चूँकि वो पर्शियन इन्फ्लुएंस था तो पर्शियन स्टाइल में से बनाया गया था। मोन्यूमेंट्स गॉट अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। मोन्यूमेंट्स को अवार्ड्स ऑफ डिस्टिंक्शन मिला। टोटल 6 कैटेगरी में वो अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो फर्स्ट अवार्ड होता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, सेकंड अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, थर्ड वन इज अवार्ड ऑफ मेरिट, फोर्थ वन इज अवार्ड फॉर न्यू डिज़ाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज द स्पेशल रिकॉग्निजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतने कैटेगरी में अवार्ड दिया जाती है, 6 कैटेगरी में। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड इसीलिए दी जाती है ताकि आपको इसकी ऑब्जेक्टिव देने की है, मोटिवेट द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट। आपको जब अवार्ड मिलती है तो आप एक तरह से मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा काम करें, तो दैट्स वाई ये अवार्ड दी जाती है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2000 में स्टार्ट हुआ। इट रिकॉग्नाइजेज एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट individual and organization in restoring, conserving and transforming structure and building of heritage value in the region. Other awarded from India, और कौन कौन सी अवार्ड इसे मिली? तो अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड मिला छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम को अवार्ड मिला, जो कि मुंबई में है। ये पार्ट ऑफ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट ड्यूको इंसेम्बल्स। क्या था विक्टोरियन गोथिक? जब भी हम बात करते हैं गोथिक, जब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे थे तो उसी समय हमने बात किया था कि जब यूरोपियन से इंडिया में आया, तो यहाँ देख रहे हो इंडो गोथिक। तो स्टार्टिंग में पहले वो गोथिक था और 1911 में न्यू रोमन कहलाता है, जो एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बैकर के अंडर में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये विक्टोरियन मीन्स किंग विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट ड्यूको मुंबईज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फॉर्मरली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इसे अवार्ड मिला। आर्ट अवार्ड ऑफ मेरिट किसे मिला? तो डोम का कोंडा फोर्ट को मिला, जो कि तेलंगाना में है, बिल्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। ये भी बना हुआ है किससे? ग्रेनाइट रॉक से। हमने एक ही बात किया था
जो आप लोकेशन देखेंगे ऑटोमेटिकली बताएंगे कि ग्रेनाइट से होगा, सैंडस्टोन से होगा, या आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाला से होगा। ये साउथ इंडिया में है, देयरफॉर ये ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। ये उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट है आपको बेलुका स्टेशन या वाईकला स्टेशन। वाईकला स्टेशन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, ये एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टेशन है। कुतुबशाही आर्किटेक्चर के बारे में, यह एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, मतलब कुछ इंडियन फीचर्स था, कुछ इस्लामिक फीचर्स था, उसे लेके इसकी आर्किटेक्चर बनी। बिल्डिंग स्टोन जो था ब्लैक बेसाल्ट था। ब्लैक बेसाल्ट मतलब कह सकते हैं जस्ट लाइक कोई ग्रेनाइट टाइप का ही, और जो कि हमें डेक्कन ट्रेप वोल्केनो के इरप्शन से जो रॉक बनती है उस स्टोन से बनाया गया। टाइम पीरियड 1518 से 1687 था। इसने डोम के जगह जो है डोम को नहीं लगाया, इसने मीनार का यूज़ किया, जो कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मीनार का प्रेजेंट, ये मीनार इसने यूज़ किया। और ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग पार्टिकुलरली पैरापेट्स, मतलब क्या किया, जैसे कि आप ये देखते हैं पैरापेट्स मतलब क्या होता है, बाउंड्री वाल अलोंग द रूफ। आज आप जैसे कि हम लोगों का जो छत बनता है, रूफ बनता है, छत के चारों ओर छोटी सी बाउंड्री वाल कर देते हैं ताकि बच्चे उससे गिरे नहीं, तो ये लोग भी उस पर बाउंड्री वाल करते थे। सरफेस को ये कंप्लीट फाइन प्लास्टर करते थे, बहुत अच्छे से प्लेन प्लास्टर करते थे, और ओकेजनली कभी कभार ये टाइल्स यूज करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फाइन प्लास्टर से ही काम चलाते थे। प्रोमिनेंट मोन्यूमेंट्स है गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार फोर्ट। आप ये चार मीनार देख रहे हैं, काफ़ी फेमस है हैदराबाद का चार मीनार, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं चार मीनार हैदराबाद। एंड और उसके बाद जो है ये कुछ सीरीज ऑफ टॉम्ब था, जो टॉम्ब ऑफ कुतुब शाही किंग के द्वारा बनाया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 टॉम्ब है, और ये टॉम्ब नाम ज़रूरत नहीं याद रखना, बस सीरीज ऑफ 7 टॉम्ब है, उसे याद रखनी है। प्रोमिनेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, एक तो गोलकोंडा फोर्ट, एक तो चार मीनार, ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट है। इसका क्या कहता है, फोर्टिफाइड सीटाडेल। सीटाडेल कोई भी चीज़ जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाता है, मतलब सब जगह सोचो क्या ऐसे ऐसे प्लेन रीजन है और कहीं पे ऊंची भूमि को कर दिया गया, पहले मिट्टी देके उसको काफ़ी ऊंचा कर दिए, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उसे कहते हैं सीटाडेल। जो सीटाडेल सबसे पहले हम लोग के मन में आता है हड़प्पन शिलालेख में जब आप पढ़ते हैं, सिटी दो जगह होती थी, एक डाउनवर्ड में एक अपवर्ड में होती थी, तो अपवर्ड सिटी को सीटाडेल कहते थे, तो उसे फोर्टिफाइड सीटाडेल, यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये नीचे पूरी ग्राउंड रीजन है और काफ़ी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ये बना गया है फोर्ट, और चारों बगल से फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब बाउंड्री वाल से उसे अच्छे से सिक्योरिटी प्रूफ रखा है उसे, ताकि कोई इन्वेड ना कर दे। आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या कहता है, ये ब्लेंड पर्शियन, पठान एंड हिंदू, बिल्ट विद द लोकल ग्रेनाइट, मतलब पर्शियन, पठान और हिंदू आर्किटेक्चर मिक्स्ड है, सभी जगह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लिया गया, और लोकल ग्रेनाइट जो आसपास में जो ग्रेनाइट मिलती थी उसे यूज़ किया गया। सरफेस ऑर्नामेंटेड विथ इंट्रिकेट इनसाइज्ड प्लास्टर वर्क, बात किया था हमने, इसकी काफ़ी फाइन वर्क से प्लास्टर होती थी, टाइल्स की यूज जनरली ये नहीं करते थे। फ्यू मोन्यूमेंट्स में टाइल वर्क दिखता था। टॉम्ब स्ट्रक्चर आर डेरिवेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जनरली ये लोग काफ़ी परफेक्ट ज्योमेट्री को फिल, जिसे पता होता है कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स की ज्ञान थी, यहाँ आप जो देखते हो कि कंप्लीट मैथमेटिक्स वाला टाइप से ज्योमेट्री के इस्तेमाल इसने आर्किटेक्चर फॉर्मेशन में इन्होंने किया। एंड नेक्स्ट उसके बाद था चार मीनार के बारे में। चार मीनार इज आर्किटेक्ट टाइप ऑफ चौबारा, मीन्स फोर फोल्ड हाउस, इसमें मतलब जो है कि आप फोर फोल्ड, चार डायरेक्शन से इसे जो है कि आप इसे देख सकते हैं। बिल्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। फर्स्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लाइम मोर्टार एंड ग्रेनाइट, ये पॉइंट दुनिया में इसका कहता है पहली ऐसी मॉन्यूमेंट्स है जिसमें लाइम मोर्टार और ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। एंड नथिंग पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। कुतुब शाही टॉम्ब के बारे में, कंप्राइजेज ऑफ, ये जो कुतुब शाही टॉम्ब हमने जो देखा था 7 सीरीज ऑफ टॉम्ब, तो ये कंप्राइजेज ऑफ मेजर 7 टॉम्ब, ये बना हुआ है ग्रे ग्रेनाइट से। नेक्स्ट इज कहता है क्या, कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में, ये कुछ प्रोमिनेंट इसकी आर्किटेक्चर है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक है चार कमान जो कंस्ट्रक्टेड 1592, और इसमें चार कमान में क्या मतलब हो गया, जैसे कहते हैं ना चार कमान मतलब चार डायरेक्शन, उस वे में इसे है, जैसे कि और चारों डायरेक्शन का अलग अलग नाम है। ईस्टर्न साइड का नेम है जो ईस्टर्न आर्क है उसका काली कम्मन कहते हैं।
वेस्टर्न साइड को शेर दिल कहते हैं, नॉर्दर्न साइड को मछली कामन और साउदर्न साइड को चार मीनार। इसी की जो साउदर्न साइड गेट है दैट इज़ नोन एज चार मीनार, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ है मक्का मस्जिद। एक मक्का मस्जिद हमारे इंडिया में भी है जो कि हैदराबाद में है, ये उसकी पिक्चर है। उसके बाद है दारू अल शरीफा बिल्ट इन 1595। ये एक क्या था, हॉस्पिटल था एज वेल एज कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दारू अल सिफा जो कि हॉस्पिटल प्लस क्या था, कॉलेज भी था मेडिसिन का, ये उसकी पिक्चर है। एंड उसके बाद जो है बादशाही असुर खाना ये बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ इमाम हुसैन के मेमोरी में, मार्टरडम जब उसकी मौत हुई थी उसकी याद में से बनाया गया। ये एक तरह का हाउस ऑफ आर्म्स था, मतलब जहाँ पे कि ओल्ड पीपल पुअर पीपल कुड लिव, ये पिक्चर था। लेकिन जब औरंगजेब ने इन्वेड किया था इस रीजन को, तो उसके बाद इसने अस्तबल बना दिया, यहाँ घोड़े रखने के लिए वो इस्तेमाल करता था। इसका जो है ये टाइल ब्यूटीफुल फ्लोरल डेकोरेटेड, काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं इसको, काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेटिव इसकी वॉल की गई थी, इसकी ब्यूटीफुल फ्लोरल से डेकोरेशन था। ऑन द वेस्टर्न वॉल देयर इज एन इंस्क्रिप्शन इन द तुगरा स्टाइल में, इसके वेस्टर्न साइड में इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड है। कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में जिससे कि हमने इस बात किया था, ये बहमनी किंगडम का क्या था, सक्सेसर था, ये बहमनी किंगडम का सक्सेसर था। इसके जाने के बाद कुतुब शाही डायनेस्टी बनी थी। फाउंडेड बाय प्रोमिनेंट रूलर थे इसमें इब्राहिम कुली कुतुब शाही जो कि फाउंडर थे, उसके बाद बने मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसी ने हैदराबाद सिटी की फॉर्मेशन की थी। दिस इज हिज लोकेशन, इस जगह पे ही डायनेस्टी थी कुतुब शाही डायनेस्टी। मेजर सिटीज़ था मोहम्मदनगर, वन ऑफ द लीडिंग सिटी ऑफ ईस्ट एंड वेल नोन फॉर इट्स ट्रेड इन डायमंड एंड प्रीसियस स्टोन, मोहम्मदनगर। कल्चर क्या था, टर्किश, चूँकि टर्क ओरिजिन था, टर्किश ट्राइब, काराकुलिन एंड महाकाली यात्रा इन द नेम ऑफ मनकाल मैसरम। महाकाली यात्रा निकलते थे किस नाम से, तो मनकाल मैसरम। एंड कोई हिंदू से कोई भी टैक्स पिलग्रिमेज टैक्स नहीं लिया जाता था, तो एक तरह से लिबरल रूलर हम मान सकते हैं इसमें, जिसमें कि हर धर्म को थोड़ी मोड़ी मतलब ऐसी कुछ उसके साथ खास नहीं था कि तुम यदि इस धर्म से हो तो तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा, इस तरह का देखने को नहीं मिला था। लैंग्वेज पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज थी और तेलुगु वाज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, लोकल पीपल तेलुगु में बात करते थे। इब्राहिम कुली कुतुब शाही पेट्रोनाइज्ड एंड इनकरेज्ड लर्निंग एंड राइटिंग ऑफ तेलुगु किंगडम। ये जो सेकेंड रूलर था इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो फाउंडर थे इसके, तो फाउंडर उसने क्या किया था कि तेलुगु लैंग्वेज को पेट्रोनाइज्ड किया था। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस बेस्ड ऑन रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, इस पे कोई नहीं था कि इस पार्टिकुलर कास्ट का है तो उसे उस पब्लिक सर्विस में नहीं किया जाएगा। बट क्या कि एक्चुअली ये डायनेस्टी बिलोंग करता था सिया सेक्ट से, तो जो हाईएस्ट पोजीशन होता था इन एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो सिया मुस्लिम को ही दिया जाता था, जनरली सुन्नी को प्रोवाइड उससे बचते थे उसे देने से। और सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम, सती वाज प्रिवेलेंट एमोंग हिंदू किंगडम, उस समय ये प्रोमिनेंटली चल रहा था। और कंटेम्प्रेरी इसके थे तेलुगु ऑथर, इसके इस पीरियड में एक ऑथर हुए जिसका नाम था पन्ना गणिती तेलागन्ना आर्या। उसने एक बुक लिखा ययातिथि चरित्रा। ययातिथि चरित्रा में वो बताते हैं क्या वुमेन का स्टेटस जो क्या था, काफ़ी पुअर था। नेक्स्ट है और ये डायनेस्टी इंड कब हुआ, जब औरंगजेब इसमें यहाँ अटैक करके उसे अपने अंडर में असिमुलेट कर लेते हैं गोलकोंडा को, तब जाके ये रूलर और ये डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक देखो साइट क्या होता है, क्या मेगालिथिक साइट जनरली क्या होता है कि जब हम कहीं पे इस तरह से मान लो ढेर सारा बरियल को जो है, बरियल मतलब डेड बॉडी को हमने क्या किया है, इसके अंदर बरीड कर दिया है, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टोन रख देते हैं, दैट इज़ नोन एज मेगालिथिक साइट। तो न्यूज़ में क्या था, कहता है कि सेवरल मेगालिथिक साइट वेयर डिस्कवर्ड इन द कंट्री में, अभी रिसेंट के कुछ दिनों में ढेर सारा मेगालिथिक साइट मिला है।
About megalithic, a large stone used to construct a monument or structure. जब कहता है कि बड़ी बड़ी स्टोन आप यूज करते हैं कोई मोन्यूमेंट बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, दे वेयर कंस्ट्रक्टेड आइदर एज अ बरियल साइट, मतलब डेड बॉडी के चारों ओर इसका आप लगाते हैं तो बरियल साइट में लगाते हैं, और कममेरेटिव पर्पस, कहीं पे आप जस्ट लाइक कममेरेट करने के लिए, याद में से रखने के लिए, तो वहाँ पे भी इसकी यूज करते हैं। और मेगालिथिक इन इंडिया कहाँ कहाँ है, तो पेनिनसुलर साउथ में है, डेक्कन प्लेट्यू, विंध्यास, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। टाइम पीरियड इसकी बिलोंग करती है 1300 BCE टू 12th सेंचुरी CE, मतलब काफ़ी ओल्ड समय में, जब हमारे पास एंसिस्टर इनिशियल ह्यूमन बीइंग रहते थे, उस समय की ये टाइम पीरियड से है। और जो साइट डिस्कवर्ड हुई जहाँ जहाँ रिसेंटली में भी मेगालिथिक मिला है, मेगालिथिक जार्स इन असम, दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट में मिला। मेगालिथिक पीरियड केविन कर्नाटका में मिला, ये कर्नाटका का पिक्चर है, और ये आसाम डिस्ट्रिक्ट का पिक्चर है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज क्या रहा अभी रिसेंट में, तो कहता है क्या, एक मार्तंड टेम्पल जो कि जम्मू कश्मीर में है, मार्तंड टेम्पल न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, कि जनरली कहता है कि 3 डिकेड के बाद पहली बार जो है वहाँ पे नवग्रह अष्ट मंगलम पूजा हुआ। नवग्रह मतलब 9 ग्रह, 9 जो प्लैनेट्स होती है उसकी पूजा हुई है। आफ्टर 3 डिकेड वाज हेल्ड एट मार्तंड सन टेम्पल। ये जो मार्तंड टेम्पल है ये एक सन टेम्पल है, जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत ध्यान से याद रखनी, सन टेम्पल पे यूपीएससी का काफ़ी ध्यान रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक 1-2 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था सन टेम्पल से रिलेटेड। तो ये किस, पहले ये देख लेते हैं किसके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये किंग ललितादित्य के द्वारा बनाया गया था, जो कि कड़कोटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ऑफ कश्मीर से। एग्जाम्पल ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चरल स्किल बिल्ट इन अ स्क्वायर फील्ड यूजिंग लाइमस्टोन। देखो बहुत ध्यान, अभी हमने स्टार्टिंग जब लेक्चर किया था हमने बात किया था पूरी इंडिया में, यदि आप ये नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो ऊपर वाले रीजन में क्या दिखेगा आपको, आर्किटेक्चर लाइमस्टोन से बना हुआ, इस जगह सैंडस्टोन और नीचे ग्रेनाइट है। तो लॉजिकल दिमाग लगा के भी हम आंसर कर सकते हैं। तो लाइमस्टोन से बनी हुई है। और पिलर्स इन ग्रीक पैटर्न पे पिलर इसका बना हुआ है। इन 50th सेंचुरी इट वाज डी स्ट्रक्चर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मुस्लिम रूलर सिकंदर बुतसिकन। तो सिकंदर बुतसिकन के इशारे पे इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी बिल्कुल ओनली रिमेन्स शेप में है, जहाँ पे कि ओनली थोड़ी थोड़ी आर्किटेक्चर इसकी बची हुई है। एंड कहता है इट इज टैग्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, साइट के थ्रू इसे टैग्ड किया गया है। अदर्स जिसकी बात कर रहे थे सन टेम्पल में, ये कुछ प्रोमिनेंट सन टेम्पल ऑल ओवर द इंडिया है, इसे आपको बहुत बहुत ध्यान से याद रखनी है। जैसे कि ये तो आप सभी जानते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा, एंड एक सन टेम्पल जो मोढेरा गुजरात में है वो भी सभी जानते हैं, बट और जैसे हैं कटरमला सूर्य टेम्पल एट उत्तराखंड, सूर्य पहाड़ टेम्पल एट आसाम, दक्षिण नड़क सन टेम्पल इन बिहार, अरासवल्ली सन टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, एंड सूर्यांक कोवली इन तमिलनाडु में है। कोणार्क सन टेम्पल हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट है माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, ये कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा वाला है। आप इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में नहीं न्यूज है, कि इसमें बस ये न्यूज में कह रहा है कि विजिटर्स सून बी एबल टू सी द न्यूली कार्व्ड स्टोन ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ जगमोहना। तो उसके नॉर्दर्न साइड पे न्यूली कार्व्ड स्टोन को लगाया गया है, और उस पर थोड़ी सी डेकोरेट भी की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने जो चीज़ उसकी ख़त्म हो रही थी, जैसे बहुत सारे पार्ट वो आफ्टर टाइम पे क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको कंप्लीट करके, तो ये सभी चीज़ वहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके लिए अब जो बोला विजिटर्स उन्हें से देख सकते हैं। कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा में है, बिल्ट इन 13th सेंचुरी में, और नरसिम्हदेवा फर्स्ट ने इसे बनाया था। ईस्टर्न बिलोंग टू ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, कलिंगा आर्किटेक्चर, जो हमने उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में कंप्लीट देखा था। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में क्या कहता है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल। अब इस टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट सौंपा गया है। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल, देखो हमने जो अभी जस्ट इसके लिए भी बात किया ना, हर टेम्पल क्या होता है, कोई भी टेम्पल या आर्किटेक्चर है टाइम टू टाइम, चूँकि ये सब कब से, आज से 1000-2000 साल पहले बनी हुई है, तो कोई ना कोई पार्ट क्या होता है कि वो आपको नीचे उसकी पार्ट झड़ जाती है बाय द, जैसे कि
इतनी मान लो टेम्परेचर है, रेन होती है, प्लस उसके बाद कभी अर्थक्वेक आया, कुछ हम लोग के जैसे कुछ इंसान क्या करते हैं उस पर जो है क्या अपनी कलाकारी करते हैं, जिसकी वजह से उस पे उसकी ब्यूटिफिकेशन डाउन हो जाती है और कुछ पार्ट जो है क्या टूट के गिर जाता है। तो उन सब चीज़ को स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ को चाहे नेशनल हेरिटेज साइट्स के अंदर डालते हैं या फिर ASI उस पर ध्यान रखता है। तो ये सब काम होते रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है वो। तो उसके बाद हमने कौन सा भी पढ़ रहे थे, माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी सबमिट अ रिपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट, इस टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑल्सो नोन एज दक्षिण काशी कंप्राइजेज ऑफ 5 टेम्पल्स यहाँ पे बिलोंग करता है, जो कि क्या है और ये बिल्ड किया गया था 11th से 12th सेंचुरी। लोकेशन कहाँ है, सतारा महाराष्ट्र में है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कृष्णा। देखो ये सब बहुत छोटी न्यूज़ है, इतना ध्यान नहीं दिमाग लगानी है कि एक एक चीज़ को, मेजरली जो चीज़ है उस पर ध्यान रखनी है और थोड़ी इतनी डिटेल में नहीं जानी है। टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे कहता है क्या, हेमाद पंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, डेवलप्ड बाय हेमाद पंथी, हेमाद पंथा प्राइम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ शिवना यादवाज ऑफ देवगिरी। देवगिरी के जो यादवा थे उसके टाइम पीरियड में, उसके समय में इस चीज़ को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल, एक चीज़ और जो मिला है, तेलंगाना रॉक आर्ट साइट। यदि आप ये देख पा रहे हैं तो ये उस जो है क्या रॉक पेंटिंग्स में मिला है अभी रिसेंटली, अ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर विथ रॉक पेंटिंग फ्रॉम मेसोलिथिक, मेगालिथिक बरियल एंड माइक्रोलिथिक हैव बीन फाउंड इन द काशीपेठा, तेलंगाना में मिला है अभी। एंड नेक्स्ट आर्टिकल है अदीचना लूर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अनअर्थड किया था, मतलब एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन उसे कुछ मिला गोल्ड डिम्ड, मतलब जो क्राउन देखते हैं पहना हुआ हेड पे जो पहनते हैं वो उससे मिला, अनअर्थड गोल्ड डिम्ड फ्रॉम अ ह्यूज बरियल अर्न, जो कि जहाँ से कि किसी मुर्दे को दफनाते हैं उस जगह से उसे सोने की आपको क्राउन मिली है। एक्सकेवेटिंग द म्यूजियम साइट एट अदिनाचलूर, तमिलनाडु में जब इस साइट को वो क्या कर रहा था, एक्सकेवेट कर रहा था, तो उसे ये चीज़ मिला। अदिनाचलूर इज लोकेटेड ऑन द लोअर वैली ऑफ तमिरबानी रिवर, ये रिवर की नेम याद रखनी है, इन द प्रेजेंट डे तूतीकोड़ी जिसे कहते हैं, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और यहाँ से 25 किलोमीटर ये जो प्लेस मिला है अदिनाचूर, जो ये मेरे पास मिला है, इसके 25 किलोमीटर दूर पे ही है कोड़कई ऐसी जगह है जो कि एंशियंट इंडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी हुआ करता था। कोड़कई एंशियंट सी पोर्ट था। एक बार तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी था कोड़कई के बारे में, तो इसे ध्यान में रखनी है। यहाँ से ओनली 25 किलोमीटर दूर है। इट इज़ अ मेगालिथिक साइट इन तमिलनाडु, जहाँ से कि वो साइट की अदिनाचलूर जहाँ पे हम लोग एक्सकेवेट कर रहे थे वो एक मेगालिथिक साइट है। उसी एक्सकेवेट के दौरान हमें ये गोल्ड डिम्ड मिला, गोल्ड की आपको क्राउन मिला। उसके बाद कहता है क्या, दिस इज़ फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन इंडिया बाय जर्मन एक्सप्लोरर। ये जो साइट है पहली बार एक्सकेवेट किया गया था जर्मन एक्सप्लोरर एंड्रयू जैगर के द्वारा इन 1876। लेटर अलेक्जेंडर रिया, अ फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ ASI इन 1902 to 1903 में अदिनाचलूर शोकेस मेगालिथिक कल्चर ट्रांजिशन फ्रॉम आयरन एज टू संगम पीरियड, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग बेस टू, मतलब जो है क्या आयरन एज से लेके और रिसेंट का, मतलब जो रिसेंट नहीं कहेंगे, संगम पीरियड तक का, मतलब 200 AD तक में जो है उस समय तक के पीरियड की हर चीज़ आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। तो तब से वो सीरीज कंटिन्यू है। कहता है क्या, अर्लीस्ट आयरन एज साइट्स इन इंडिया। ये देखो इसे कहाँ में कुछ जो सबसे एंशियंट टाइम्स में पहली रिसोर्स हमें ये मिलती है जानकारी कि वो वहाँ पे आयरन डिस्कवर्ड हुआ या आयरन से रिलेटेड कोई हमें इक्विपमेंट मिला जो पीपल यूज करते थे, तो वो है एक हल्लूर विच इज़ बिलोंग कर्नाटका, अदिनाचलूर ऑफ तमिलनाडु। इस जगह पे ये साइट्स मिली हैं। एंड नेक्स्ट कहता है क्या, एक स्केलेटन भी फाउंड हुआ है अदिनाचलूर में,
जो कि मेगालिथिक बरियल साइट्स है, आर सेड टू बी डिफरेंट एथनिक ओरिजिन। मोस्ट स्केलेटन्स वेयर नॉन इंडियंस, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेडर्स। एक्चुअली हुआ क्या, जब वहाँ की जो बरियल्स की जो हो सकता है जीन या डीएनए को देखा गया होगा, जब उसे पता लगाया तो उसे पता चलता है क्या कि ये स्केलेटन जो है ना वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है इंडियंस की। तो हो सकता है ये यहाँ एक पोर्ट सिटी था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोडकई। तो बहुत सारे पीपल उस समय तो आते थे अरब से वगैरह ट्रेड करने के लिए, रोमन से हमारा ट्रेड होता था, तो उसकी बरियल्स हो सकती है। एक लाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कई चर्चा हुआ। तो व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि जिसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी मानते हैं। इस अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई का। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और मेजर इसका काम है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मैंडेट क्या है? ये रेगुलेट ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी, कहीं पे भी कुछ भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा तो इसके अंडर में होगा। एंड इन द कंट्री एज पर प्रोविजंस ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। दो ही एक्चुअली जो भी हम बात करते हैं ना हेरिटेज टाइप वाली चीज़ में, दो एक्ट हमेशा सामने निकल के आएगी। एक एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट एंड अनदर इज एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। नेक्स्ट था एविडेंस ऑफ 12,000 ईयर्स ऑफ हैबिटेशन इन चेन्नई। चेन्नई में एक अभी क्या मिला है? आर्टिफैक्ट्स मिला है। आर्टिफैक्ट्स मतलब मानव निर्मित ऐसी टूल्स, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मिला है जो कि 12,000 साल पुरानी है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इसे अनअर्थड कर रहा था, इसे जब निकाल रहा था, तो इससे क्या पता चलता है, क्या ये सजेस्ट कर रहा है क्या? सम 12,000 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस हैबिटेशन इन द रीजन, कि इस रीजन में जो है 12,000 साल से हैबिटेशन कंटिन्यू है। दीज आर्टिफैक्ट्स गिव एविडेंसेस ऑफ कंटिन्यूस हैबिटेशन। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे आदमी कुछ नहीं रहा है या बिल्कुल ख़त्म हो गई यहाँ पे, नहीं, वो कंटिन्यूस यहाँ पे हैबिटेशन है। और क्या कहता है? डेटिंग फ्रॉम मेगालिथिक एज को मानते हैं हम लोग 10,000 BC से 8,000 BC तक, टू पल्लवा पीरियड, मतलब मेजोलिथिक पीरियड से लेके कहाँ तक? पल्लवा पीरियड तक, विच इज बिलोंग्स टू 4th सेंचुरी। कौन? पल्लवा पीरियड 4th सेंचुरी टू लेट 9th सेंचुरी AD। पल्लवा के बाद चालुक्य, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ही था। एक्सकेवेशन फाउंड्स वेयर, जब बिलो सरफेस में क्या मिला? स्टोन टूल मिला, मतलब ये धरती है तो सरफेस के बिलो क्या मिला? स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स फ्रॉम मेजोलिथिक पीरियड। ये सभी बिलोंग कर रहा था, हैंड एक्सेस या स्क्रैपर या क्लीवर मेजोलिथिक पीरियड का। इसका मतलब है उस समय भी यहाँ पे लाइफ चल रही थी, यहाँ पे लोग थे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अपर लेयर में क्या मिलता है? अपर लेयर वाज रिच ऑफ रोमन सर्ड्स। रोमन सर्ड्स मतलब क्या होता था? जो सिरामिक की जो प्लेट्स होती थी उसके टुकड़े मिले हैं। ग्लास बीड्स मिली है। ग्लास बीड्स के बाद जो कहता है क्या? गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिला है। ग्लास बीड्स मतलब क्या? मोती जो होती है, शीशे की मोती टाइप से मोती मिला। गोल्ड की कुछ आपको जो है ऑर्नामेंट्स मिला। टेराकोटा मिला, टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, घड़ा हो सकता है, ये सब मिला। ट्वाइज फ्रॉम संगम एरा, ये इस एरा तक का भी यहाँ पे बिलोंग हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हर एरा का सामान यहाँ पे मिला हुआ है। दैट्स वाई हमने कहा क्या यहाँ पे जो लाइफ है वो 12,000 ईयर से कंटिन्यू है, यहाँ पे हैबिटेशन कंटिन्यू है। और सरफेस पे क्या मिलता है? लैंड पे विष्णु और शिवलिंग स्कल्पचर। किसका? विष्णु का। और शिवलिंग मतलब विष्णु और शिवा, गॉड की भी प्रेजेंस मिल रही है। तो दैट्स रिप्रेजेंटिंग दैट द इंटायर थिंग वाज कंटिन्यू फ्रॉम 12,000 ईयर्स। दैट इज कंप्लीट। वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर पोर्शन ऑफ आर्किटेक्चर पोर्शन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आवर remaining topic. Let's see whatever remaining. We have completed sculptures and architecture completely. Now अब जो भी टॉपिक है बहुत छोटी छोटी टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, जनरली कोशिश करेंगे इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो 2 लेक्चर या 2 से 3 लेक्चर सफिशियंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस and keep trying to support us like
to give us some comment and subscribe the channel. Only I want to say you, because when you subscribe and we see that yes our subscriber is going, तो हमें लगती है कि हाँ चलो हम लोग कुछ अच्छे काम कर रहे हैं. सो थोड़ी आप यदि प्रमोट करेंगे हमें तो और हमें उत्साह मिलेगी. हम और आपके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करेंगे कि कंटेंट बनाए और जितनी कोशिश हो सके उस चीज़ को पूरा कर पाए. और जैसे कि आपकी अक्सर जब कमेंट आती है कि सर ये वाली वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए आप देख रही हैं, आप एक अधिकार से बोल रही हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसको भी कंप्लीट करना है. सो मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ भी स्टार्ट है सब कुछ कंप्लीट होगा. बस थोड़ी सी मुझे समय दीजिए. एक्चुअली थोड़ा चूँकि लेक्चर बनाने के पीछे थोड़ी सी वर्क भी करनी होती है, तो और चाहता हूँ मैं कि एक साथ जो है थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी दे दी जाए, तो जिससे कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी मिले. अदरवाइज सिर्फ करंट की यूपीएससी में कोई वैल्यू नहीं है. करंट का जब तक इंटीग्रेशन बेसिक से नहीं होगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो आपको बेसिक तो बिल्कुल यूपीएससी का वो ब्रह्मास्त्र है. तो दैट्स वाई मेरा कोशिश रहता है कि दोनों चीज़ को कंबाइन करें. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो बापू बाड़ हटा दे खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की. अब तो खेत में हरियाली भी मर गई, उसकी लाशें भर बोरियां भी घर गई. अब रखवाली क्या करनी भूत प्रेत की. चलो बापू बाड़ हटा दे खेत